तो देखिए हम लोग अभी ऑनलाइन क्लासेस कर रहे हैं क्योंकि आपको पता है कि एग्ज़ाम चल रहे हैं कॉलेज में। तो ऑनलाइन क्लासेस अब अभी कर लेते हैं, तो एक ही हफ्ते का है। तो जो भी आपके सिंपल टॉपिक्स हैं वो हम कवर कर लेते हैं ऑनलाइन क्लासेस में। ठीक है। तो ड्राइंग के हम टॉपिक आज कवर करेंगे, उसके बाद जो भी आपका थ्योरी में डाउट है वो मैं आप एंटरटेन करूंगा। और आपका जो आई एस कोड है, आप लोग सब लोग आई एस 800 लेके बैठिए। ठीक है, क्योंकि जिस उसमें जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो हम आपको कवर करा दूंगा आज। ठीक है, जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं आपके, जितने भी अभी अभी तक पढ़ा है, बोल्ट्स पढ़ा है, रिवेट्स पढ़ा है, कंप्रेशन मेंबर, टेंशन मेंबर, वेल्डिंग, तो इन सब में जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं वो सारे मैं आपके आई एस 800 से कवर करा दूंगा। तो प्लेट गर्डर हम लोग पढ़ चुके हैं ऑलरेडी। ठीक है। प्लेट गर्डर पता है आपको, एक तरीके का बिल्ट अप मेंबर होता है। प्लेट गर्डर बेसिकली एक बिल्ट अप मेंबर होता है। ठीक है। जिसमें आपके वेब प्लेट, फ्लैंज, फ्लैंज एंगल, स्टिफनर, स्प्लाइसेस। ठीक है, स्प्लाइसेस मैंने बताया था क्या होता है। बेसिकली आपका फ्लैंज में स्प्लाइस होता है या फिर वेब में स्प्लाइस होता है। ठीक है, आप देख पा रहे हो यहाँ पे वेब प्लेट अलग है आपका, ये आपके एंगल्स हैं, फ्लैंज एंगल बोल लो, क्लीट एंगल्स बोल लो। ठीक है, और ये फ्लैंज प्लेट है। ठीक है, आपको दिख ही रहा है यहाँ पे। ठीक है। तो 3D में कैसे दिखता है प्लेट गर्डर, और ये आपका इसका क्रॉस सेक्शन कैसे दिखेगा, आपको यहाँ पे दिख रहा है। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए, ये आपका एग्जाम में ड्राइंग करने के लिए आ सकता है ये। ठीक है। चलिए, तो नेक्स्ट, वेब प्लेट क्या होता है। ठीक है, वेब प्लेट क्या फॉर्म करता है। ठीक है, और वेब प्लेट की थिकनेस, डेप्थ, वेब प्लेट की डेप्थ कितनी होती है जनरली। ठीक है, डेप्थ कितनी रखते हैं हम, थिकनेस ऑफ वेब प्लेट कितना होता है जनरली। ठीक है। आई एस 800 कैन बी यूज टू फाइंड आउट द मिनिमम थिकनेस ऑफ वेब। ये क्या है, कौन सी क्राइटेरिया थी ये, सर्विसिबिलिटी क्राइटेरिया थी, है ना। सर्विसिबिलिटी क्राइटेरिया, जैसे सर्विसिबिलिटी क्राइटेरिया आरसीसी में क्या होता है, आरसीसी में सर्विसिबिलिटी क्राइटेरिया किस लिए होती है, डिफ्लेक्शन के लिए। ठीक है। और स्टील में किस लिए होती है, बकलिंग के लिए। ठीक है, ये आपको डिफरेंस पता होना चाहिए। ठीक है। तो बकलिंग क्राइटेरिया के हिसाब से हमको पता है, हमारे पास वैल्यूज है 90, 200, 250, 400। और ये किसकी वैल्यूज हैं, ये डी बाई टी डब्ल्यू की वैल्यूज हैं। ठीक है। तो ये सब आपको पता होना चाहिए। ठीक है, आपका डी क्या है यहाँ पे आपको दिख रहा है, देखो यहाँ पे क्लियर डेप्थ दी हुई है डी। बहुत बुक्स में ये पूरा का पूरा डेप्थ ले लेते हैं डी। ठीक है, तो कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, क्योंकि आईएस कोड ने हमें एक्सप्लिसिटली मेंशन नहीं किया है, कि क्लियरली मेंशन नहीं किया है आईएस कोड ने कौन सा डी हमें लेना है। ठीक है, ऐसे आपको याद होगा एल बाई डी रेशियो लेते थे हम, किसमें, आरसीसी में। तो उसमें डी तो पता था हमें कि इफेक्टिव डेप्थ है। ठीक है, बट एल के बारे में हमें आईएस कोड ने नहीं बताया था। तो कहीं पर क्लियर लेंथ लेते थे, कहीं पे इफेक्टिव लेंथ लेते थे। ठीक है, तो ये आपको ध्यान होना चाहिए। ठीक है, तो ये हमें प्लेट गर्डर की डिस्कशन थी। ठीक है, जितना इस इसमें है। ठीक है, फिर फ्लैंज एंगल्स होते हैं। ठीक है, फ्लैंज एंगल्स क्यों होते हैं मैंने पहले ही बताया था। आपके यहाँ पे दिख रहा है, यहाँ पे एरिया बहुत जल्दी बहुत ज्यादा कम हो जा रहा है, तो एरिया ग्रेजुअली कम हो, और स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन में कोई भी स्ट्रेस कंसंट्रेशन वाली प्रॉब्लम ना आए, बहुत सारा स्ट्रेस एक ही पॉइंट पे ना आ जाए और वेब बकल ना कर जाए। वेब में दो तरह की चीजें होती है, एक होती है वेब बकलिंग, और एक होती है वेब क्रिपलिंग, है कि नहीं। क्रिपलिंग कहाँ पे होती है, क्रिपलिंग सिर्फ इस पोर्शन में होती है, और बकलिंग, बकलिंग में तो पूरा का पूरा वेब बकल करता है। ठीक है, तो इसके बारे में भी बीम में पढ़ा था हमने, कैसे इसकी स्ट्रेंथ निकालते हैं अगेंस्ट वेब बकलिंग और वेब क्रिपलिंग। ठीक है। चलिए, ठीक है, अनइक्वल एंगल्स विद लॉन्गर लेग हॉरिजॉन्टल आर यूज टू। ठीक है, अब देखो, क्लीट एंगल्स जो फ्लैंज एंगल है उसमें जरूरी नहीं है कि आपका इक्वल एंगल्स लगे। ठीक है, तो अनइक्वल एंगल्स लगाते हैं हम, और अनइक्वल एंगल लगाएंगे तो देखो, अनइक्वल एंगल में आप ये बताओगे सर कि हमें लॉन्गर लेग कहाँ लगाना है, वेब के साथ कि फ्लैंज के साथ। तो देखो, नॉर्मल सा कॉन्सेप्ट है, आपका बंदा यहाँ खड़ा होगा, बंदा हो चाहे गाड़ी हो। ठीक है, वो इसके ऊपर खड़ा होगा, तो लोड सबसे पहले कहाँ पर आएगा, फ्लैंज पे आएगा। ठीक है, उसके बाद वो जाएगा वेब पे। ठीक है, तो जहां पर फोर्स का कांटेक्ट सबसे पहले हो रहा है, वहां पर हम ज्यादा एरिया देना चाहेंगे। ठीक है, तो इंक्रीज विद लॉन्गर हॉरिजॉन्टल लेग, लॉन्गर हॉरिजॉन्टल लेग, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आपका जो हॉरिजॉन्टल लेग है, ये हॉरिजॉन्टल लेग है ना, तो ये आपका लॉन्गर वाला होना चाहिए। ठीक है, कॉन्सेप्ट मैंने बता दिया। बाकी लार्जर इंक्रीज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सेक्शन, ये कैसे होता है ये आपको खुद देखना है। ठीक है, पैरेलल एक्सेस थ्योरम,
आप जितने एरिया को सेंट्रॉइड से दूर रखोगे उतना ही ज्यादा उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा। मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है? ए इंटू वाई स्क्वायर। ये वाई क्या है? बेसिकली सी जी से डिस्टेंस है एरिया का। तो जितना आपका वाई बढ़ेगा उतना ही आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी बढ़ेगा। ठीक है। तो अगर आप हॉरिजॉन्टल एंगल अगर आप अगर लॉन्गर लेग आप हॉरिजॉन्टल रखते हो तो जो आपका सेंट्रॉइड सेक्शन का उससे एरिया और भी ज्यादा दूर जा रहा है। ठीक है। ज्यादा एरिया आपके प्लेट गर्डर के सेंट्रॉइड से, ये सेंट्रॉइड, ठीक है, प्लेट गर्डर का सीजी ये होगा, तो इसके सीजी से आपके एंगल का जो एरिया है, ज्यादा एरिया, ऑब्वियसली मतलब जो लॉन्गर लेग है उसमें ज्यादा एरिया होगा। तो लॉन्गर लेग में ज्यादा एरिया है और ज्यादा एरिया को आप सेंट्रॉइड से दूर भगा रहे हो। तो अगर दूर भगा रहे हो उसका मतलब क्या है? आप वाई को बढ़ा रहे हो। और अगर वाई हो चाहे वो एक्स हो, जो भी हो आपका, ठीक है, बेसिकली आपके जो एरिया है उसका सेंट्रॉइड का डिस्टेंस सेक्शन के सेंट्रॉइड को ही हम ये कहते हैं, चाहे वाई हो चाहे वो एक्स हो। जितना इसको बढ़ाओगे उतना ही मोमेंट ऑफ इनर्शिया बढ़ेगा। ठीक है। Equal angles are used when shear is heavy and large number of rivets are required to connect the flange angle with the web। अगर shear ज्यादा हो, अगर बेंडिंग मोमेंट कम है और shear ज्यादा है तो वहां पर हम इक्वल एंगल लगाते हैं। बट ऐसे वाले कंडीशंस बहुत कम उत्पन्न होते हैं, तो इसलिए ज्यादातर हम अनइक्वल एंगल लगाते हैं विद लॉन्गर लेग हॉरिजॉन्टल, मतलब फ्लैंज के साथ लगा हुआ। थिकनेस ऑफ एंगल्स 10 to 25 mm का होता है। ठीक है, इसमें थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट्स है। ठीक है, इजी है, आपको बस मैं बता रहा हूँ। ठीक है। फ्लैंज प्लेट हॉरिजॉन्टल प्लेट कनेक्टेड टू आउटस्टैंडिंग लेग ऑफ फ्लैंज एंगल। आउटस्टैंडिंग मतलब देखो, जो लगा हुआ है वेब के साथ उसके साथ तो लगेगा नहीं फ्लैंज प्लेट। तो आउटस्टैंडिंग है, जो वेब के साथ नहीं लगा हुआ है उसी के साथ फ्लैंज प्लेट लगेगा, ऑब्वियस सी बात है। तो वही इंग्लिश में लिखा हुआ है यहाँ पे। The thickness of flange plates should not be more than thickness of flange angles in a riveted plate girder। ठीक है, यह थोड़ा इंपॉर्टेंट है। ठीक है। सब थ्योरेटिकल है, क्लास में मैंने नहीं बताया, मैं जानता हूँ, बट यहाँ पर भी बताऊंगा तो कोई ज़्यादा डिफरेंस मचेगा नहीं, क्योंकि ये तो थ्योरेटिकल है। आपको मैंने पहले ही कहा था कि आपको ये पढ़ना है। जो फ्लैंज एंगल की थिकनेस है उससे ज़्यादा आपकी फ्लैंज प्लेट की थिकनेस नहीं होनी चाहिए। ठीक है। तो अगर मैं कभी बोलता हूँ कि 5 नंबर का, 10 नंबर का या 20 नंबर का क्वेश्चन आता है आपके एंड में, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन प्लेट गर्डर विद प्रॉपर डायग्राम एंड अप्रोप्रिएट नेमिंग, तो आपको ये डायग्राम बनाना है। ठीक है। और वेब प्लेट, फ्लैंज एंगल, फ्लैंज प्लेट के बारे में जितना भी पढ़ा है हमने, ये सब आपको बताना है। ठीक है। मैं आपको 3 असाइनमेंट दूंगा इस वीक में। एक टेंशन मेंबर का होगा, एक कंप्रेशन मेंबर का होगा और एक प्लेट गर्डर प्लस बीम दोनों कंबाइंड होगा। वो असाइनमेंट आपको करना है। उसमें जो क्वेश्चन है वैसे ही क्वेश्चन आपके एंड सेम में आएंगे, सेशनल में आएंगे। तो प्रैक्टिस करिए उन क्वेश्चंस को और गूगल क्लासरूम में सबमिट कीजिए। अभी तक आपने एक ही असाइनमेंट किया है, मेरे को पता है, रिबेट्स वाला। तो 3 और असाइनमेंट आएंगे आपके। ठीक है। क्वेश्चंस भाभी कट्टी जैसे ही होंगे, थोड़े अलग भी हो सकते हैं। ठीक है, पर डिफिकल्टी लेवल वही रहेगी। तो वैसे ही क्वेश्चन आपको सेशनल में और एंड सेम में आएंगे। तो मैं आपको एडवाइस देता हूँ कि आप वो असाइनमेंट प्रैक्टिस कीजिए। आपका ज़्यादा अच्छा प्रैक्टिस होगा एंड सेशनल के लिए चाहे एंड सेम के लिए हो। ठीक है। चलिए। सो मोर देन वन प्लेट मे बी रिक्वायर्ड। देखो, अगर आपका प्लेट समझ लो कि आपके एंगल का थिकनेस है 20 mm, ठीक है, और आपके पास फ्लैंज प्लेट्स का सेक्शन जो है वो 10 mm का ही है। हमें कितने प्लेट्स लगेंगे फ्लैंज प्लेट के बताओ? फ्लैंज प्लेट के हमें कितने सेक्शंस लगेंगे? कितने फ्लैंज प्लेट्स हम लगाएंगे ताकि फ्लैंज का जो थिकनेस है वो एंगल के थिकनेस के बराबर हो? बताओ। आप लोग हो भी ऑनलाइन क्लास में कि ऐसे ही बस बैठे हो? कोई आंसर्स दो मेरे को। कोई सर सुन दो। नहीं रहा था मेरे ख्याल से अभी तक। सर दो लगाएंगे। हाँ ठीक है, गुड, वेरी गुड राजन। चलो कोई बात नहीं, नहीं सुन रहे हो तो रिकॉर्ड तो हो ही रहा है, उससे आपको पता लग जाएगा। ठीक है, चलिए। तो 10 mm का हमारा जो फ्लैंज का जो थिकनेस है हमेशा फ्लैंज एंगल की थिकनेस के बराबर होना चाहिए। ये हमने कॉन्सेप्ट देख लिया। इन वेल्डेड प्लेट गर्डर वन प्लेट इज जनरली यूज एज अ फ्लैंज। ठीक है। तो वेल्डेड प्लेट गर्डर में क्या होता है ना, आपका एंगल की जरूरत पड़ती नहीं है। ठीक है। वेल्डेड प्लेट गर्डर में क्या होता है, ये आपका फ्लैंज प्लेट है और ये आपका वेब प्लेट है और ये फ्लैंज प्लेट, तो यहीं पर हम वेल्ड लगा देते हैं। कोई मुझे बताता है कौन सा वेल्ड है? क्या कोई मुझे बता सकता है ये कौन सा टाइप का वेल्ड है जो मैं यहाँ पे वेल्डेड प्लेट गर्डर में कर रहा हूँ? बताओ। वेल्डेड प्लेट गर्डर में ये किस टाइप का मैंने वेल्ड किया हुआ है? ये वेल्ड का टाइप क्या है? क्या फिलेट कोई, वेल्ड। क्या बता रहे हो? फिलेट। क्या? फिलेट। वेरी गुड। ठीक है।
हम फिलेट वेल्ड लगाते हैं। आपको पता है फिलेट वेल्ड क्यों लगाते हैं? जब भी आपके कनेक्टिंग मेंबर्स 60 डिग्री से 120 डिग्री के बीच में होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे कितने डिग्री पे है? 90 डिग्री पे है। तो यहाँ पे थ्रोट थिकनेस कितनी होगी? 0.7 इंटू एस, ठीक है। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। आपका ऐसा क्वेश्चन आ सकता है, देखो टेबल तो है ही आईएस कोड में, मुझे पता है आपको पता है टेबल कहाँ पर है, ठीक है। तो आप वहां से भी टेपा मार सकते हो एग्जाम में, बट जब आप आगे जाके कंपटीशन के एग्जाम दोगे उसमें आईएस कोड अलाउड नहीं होगा, तो आपको याद रखना है ये सब। चलिए, thickness of flange plates varies from 10 to 25 mm and width may be 1/30 to 1/40 ऑफ स्पैन। ये सब आपका बस ये है कि एक्सपीरियंस के बेस पर जो डिजाइनर्स ने रेकमेंड किया है वही यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। अब स्टिफनर्स आपको पता है क्या होते हैं, ठीक है। आपके स्टिफनर्स कितने टाइप के होते हैं, क्या मुझे बता सकता है? टाइप्स के कौन से होते हैं स्टिफनर्स के, बताओ मुझे। ऑलरेडी पढ़ा चुका हूं मैं। वर्टिकल, या उसको ट्रांसफर भी बोलते हैं, ठीक है। फिर लॉन्गिट्यूडनल, उसको हॉरिजॉन्टल भी बोलते हैं। फिर बियरिंग, बियरिंग स्टिफनर, ठीक है। वर्टिकल स्टिफनर मैंने पहले ही बताया था किस लिए होता है आपका वर्टिकल स्टिफनर। आपका वर्टिकल स्टिफनर किस लिए होता है? आपका जो शेयर के वजह से तो बकलिंग होती है उसके लिए होता है। हॉरिजॉन्टल किसके लिए होता है? कंप्रेशन, कंप्रेशन बेंडिंग, कंप्रेशन बेंडिंग के कारण जो बकलिंग होती है उसके लिए होता है। मैं बस रिवाइज करा रहा हूँ, ऑलरेडी क्लास में 2 बार पढ़ा चुका हूँ। बेयरिंग स्टिफनर किस लिए होता है? कंसंट्रेटेड लोड्स के लिए, कंसंट्रेटेड लोड्स के लिए, ठीक है। चलिए, तो वर्टिकल हॉरिजॉन्टल मेंबर्स आर प्रोवाइडेड इन द वेब टू प्रिवेंट बकलिंग, दीज आर नोन एज स्टिफनर्स, ठीक है। Stiffeners are provided to enhance the structural capacity, avoiding local buckling failures, ठीक है। मैंने पहले ही बताया था बकलिंग सबसे इंपॉर्टेंट होता है स्टील में, और जो कि हमारे प्लेट कटर्स का हाइट बहुत ज़्यादा होता है और वेब की थिकनेस बहुत कम होती है, तो इसलिए हमारा बकलिंग चांसेस बहुत ज़्यादा होता है। इसलिए बकलिंग चांसेस को रोकने के लिए हम वेब की थिकनेस को आर्टिफिशियली बढ़ाते हैं स्टिफनेस का इस्तेमाल करके। In addition, they are used to carry the load applied to the beam until it is distributed into the beam. Basically, आपका एरिया बढ़ा रही है, एरिया बढ़ा रही है तो लोड डिस्ट्रीब्यूशन में भी हेल्प कर रही है स्टिफनेस। स्टिफनेस वर्टिकल, vertical angles or plates used in web of a plate cutter to prevent shear buckling are known as vertical stiffener. उनको ट्रांसवर्स भी बोला जाता है। एंगल्स आर यूज्ड फॉर रिवेटेड एंड प्लेट्स आर यूज्ड फॉर वेल्डेड प्लेट गर्डर्स, ठीक है। अगर रिवेटेड प्लेट, देखो प्लेट गर्डर में बोल्ट यूज नहीं होता है, प्लेट गर्डर में रिवेट्स ही यूज होता है, ठीक है। तो एंगल्स यूज, अगर रिवेटेड प्लेट गर्डर है, अगर आपके जो कनेक्शन है वो रिवेट से आपने एस्टेब्लिश किए हैं, तो जो आपका वर्टिकल स्टिफनर है वो एंगल्स के रूप में होगा। और अगर आपका वेल्डेड वेल्डेड प्लेट गर्डर है तो उसमें हम स्टिफनर प्लेट्स के फॉर्म में यूज करते हैं, ठीक है। ये आपको पता होना चाहिए। These stiffeners are provided a spacing 0.33d से लेके 1.5d, d is distance between the flange, मतलब ये आपका, तो ये है वो d जिसकी बात यहां पर की जा रही है, ठीक है। तो ये d जो है क्लियर डिस्टेंस बिटवीन द फ्लैंजेस। तो आपकी स्पेसिंग जो स्टिफनेस की होती है, कौन सी? वर्टिकल स्टिफनर जो होता है उसकी स्पेसिंग जो होती है 0.33d से 1.5d, ठीक है। जैसे ये आपका अगर प्लेट गटर बन रहा है तो ये आपका 3D में जा रहा है और ये आपके वर्टिकल स्टिफनर्स लग रहे हैं। तो ये जो स्पेसिंग है, ये जो स्पेसिंग है इनके बीच में, वो इन दोनों वैल्यू से गवर्न होती है, ठीक है। चलिए, आपका वर्टिकल स्टिफनर हो गया। मैंने पहले ही बताया था शियर की वजह से जो आपकी बकलिंग होती है, बेसिकली आपको याद होगा आरसीसी में मैंने पढ़ाया था, अगर ऐसे आपका शियर हो रहा है, ठीक है, तो आपका कुछ सेक्शन ऐसा बन जाएगा, ठीक है। यहाँ पे टेंशन हो रही है तो ये आरसीसी के लिए इंपॉर्टेंट था, बट दूसरे एंड में कंप्रेशन हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे बकलिंग क्रिएट होगी, बकलिंग क्रिएट होगी, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है स्टील में, ये इंपॉर्टेंट था आरसीसी में, और ये वाला जो कंप्रेशन हो रहा है यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट है स्टील में। तो इसके अगेंस्ट सेफ गार्ड करने के लिए हम क्या लगाते हैं? वर्टिकल स्टिफनर, ठीक है, वर्टिकल स्टिफनर। Shear in web generates angle compression such as, ठीक है, which can cause local buckling.
which can be prevented by adding transverse web stiffeners, but longitudinal web stiffeners will also be effective. इसका मतलब क्या है? ट्रांसवर्स वेब स्टिफनर ही यूज करते हैं हम इस वाले बकलिंग से बचने के लिए, बट ये बोल रहा है कि जो हॉरिजॉन्टल स्टिफनर होता है, हॉरिजॉन्टल मतलब लॉन्गिट्यूडनल, ये भी थोड़ा बहुत हेल्प कर देता है। ठीक है, तो ये आपका वर्टिकल स्टिफनर हो गया। वर्टिकल स्टिफनर लगाते कैसे हैं? देखो ये फ्लैंज प्लेट है, ये फ्लैंज एंगल है, और इसके साथ देखो यहाँ पे ये रहा आपका वर्टिकल स्टिफनर लगाया हुआ है। ठीक है, वर्टिकल स्टिफनर यहाँ पे लगाया हुआ है। ठीक है, वर्टिकल स्टिफनर का ही देखो, ये आपका वो वाला लेग दिख रहा है, ये वो वाला लेग है जो बेसिकली वेब के साथ लगा हुआ है। ठीक है, और ये फिलर प्लेट है। क्या आप समझ पा रहे हो इस डायग्राम को? दो तीन बच्चे मेरे को बोल दो अगर ये डायग्राम समझ पा रहे हो तो। ये डायग्राम बनाना पड़ेगा आपको। ठीक है, आपको ये बनाना पड़ेगा और ये भी बनाना पड़ेगा। तो इसी को अगर यहाँ से देखोगे आप तो आपको ऐसा दिखेगा। दो तीन बच्चे मुझे हाँ बोल दो अगर क्लियर है तो। ठीक है, बाकी तो इजी है, कोई। क्लियर है सर। ठीक है, यस सर। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब सर हॉरिजॉन्टल ये जो स्टिफनर क्यों यूज स्टिफनर होता है? सर हाँ बोलो, सर क्या बोल रहे हो? सर ये जो स्टिफनर होता है सर, ये वेब के दोनों तरफ लगाते हैं? हाँ हाँ बिल्कुल, वेब पे दोनों तरफ लगाएंगे। देखो यहाँ पे लगा हुआ है, यहाँ पे लगा हुआ है। ठीक है, दोनों तरफ लगाते हैं। यहाँ यहाँ पे दिख नहीं रहा है, बट यहाँ पर भी स्टिफनर लगे होंगे। ठीक है ना, ऐसे करके स्टिफनर लगे होंगे। यस वेब सर। के दोनों तरफ लगाएंगे इसको। ठीक है, ठीक है। चलिए। अब स्टिफनर, अब लॉन्गिट्यूडल स्टिफनर क्यों लगाते हैं ये देखो। आपकी ऐसा बीम है, ठीक है। अब मुझे ना आप लोग थोड़ा सा, मैं देखता हूँ आपका कितना याद है प्रीवियस सेम का। ठीक है, मैं दो पार्ट बताऊंगा, पार्ट टू, पार्ट वन। ये बताओ कौन सा पार्ट ज्यादा क्रिटिकल है अगर मैं आरसीसी की बात करूं तो? बताओ। टू, पार्ट टू सर। सर इट्स पार्ट 2 टेंशन मेंबर। बिल्कुल सही, ठीक है, पार्ट टू। और अगर मैं स्टील की बात कर रहा हूं तो सर पार्ट 1 पार्ट वन। कंप्रेशन ठीक है, मेंबर। यहाँ पे क्या हो रहा है? टेंशन हो सर रही है किसके टेंशन कारण? बेंडिंग के कारण। बेंडिंग के कारण। ठीक है, और यहाँ पे क्या हो रहा है? कंप्रेशन हो रहा है किसके कंप्रेशन कारण? बेंडिंग के कारण। बेंडिंग। ठीक है, तो ये बताओ अगर आप कभी भी, जैसे समझ लो न्यूट्रल एक्सेस है, सबसे बीच वाला एक्सेस है, या सीजी मान लो इसको, तो अगर कभी भी मुझे हॉरिजॉन्टल स्टिफनर लगाना होगा तो मैं कहाँ से शुरू करूंगा, ऊपर से कि नीचे से? सर नीचे से। नीचे से नहीं बेटा, बकलिंग कहाँ पे हो रही है? ऊपर हो रही है ना। तो अगर ऊपर मैं सर। हाँ सर ऊपर। लॉन्गिट्यूडनल ऊपर स्टिफनर से। या हॉरिजॉन्टल स्टिफनर लगा रहा हूँ तो मैं ऊपर से लगाना स्टार्ट करूंगा ना। ठीक है, यस सर। तो इसलिए इससे आपको याद हो जाएगा कि पहला हॉरिजॉन्टल स्टिफनर कहाँ लगाते हैं हम? 0.2 डेप्थ, 0.2 डी पे, और दूसरा कहाँ लगाते हैं? 0.5 डी पे। ठीक है, मतलब बेसिकली ये आपका फ्लैंज है, यहाँ से ये 0.2 डी होगा, और जो दूसरा हॉरिजॉन्टल स्टिफनर लगाया है आपने वो 0.5 डी पे होगा। ठीक है, तो न्यूट्रल एक्सिस के ऊपर कंप्रेशन, कंप्रेशन से बकलिंग, बकलिंग से स्टील में प्रॉब्लम। तो क्या करें हम लोग? क्या लगा देते हैं? हॉरिजॉन्टल स्टिफनर लगा देते हैं। ठीक है, ये कैसा बकल करना चाहेगा? ये ऐसा बकल करना चाहेगा, ऐसे इस साइड जाना चाहेगा, तो इस साइड ये ना जाए उसके लिए हमने क्या कर दिया? स्टॉपर लगा दिया, स्टॉपर टाइप का। क्या लगा दिया? स्टॉपर लगा। स्टॉपर क्या है यहाँ पे? लॉन्गिट्यूडनल स्टिफनर। ठीक है, आपको दिख रहा है यहाँ पे longitudinal compression stretches in the unstiffened web due to bending could cause local buckling along the length of the web। ठीक है, देखो ऐसी बकलिंग हो रही है। ठीक है, which could be prevented by adding longitudinal web stiffeners। ठीक है, तो longitudinal web stiffener इसमें काम करता है। ठीक है, एंगल और प्लेट प्रोवाइड हॉरिजॉन्टली टू प्रिवेंट द बेंडिंग कंप्रेशन बकलिंग। बेंडिंग कंप्रेशन बकलिंग इंपॉर्टेंट। अगर मैं कभी भी आपको इसके बारे में बताऊं कि मुझे हॉरिजॉन्टल स्टिफनर का रोल बताइए, अगर आपने इतना भी लिख दिया तो ये आपका टर्म भी 2-3 मार्क्स के बराबर है। ठीक है, क्योंकि आपने ये लिख दिया, मैं समझ जाऊंगा आपने, आपको पूरी स्टिफनर के बारे में पता है। ठीक है, तो when the web of a plate cutter is subjected to bending, horizontal stiffeners are used to increase the buckling resistance considerably as compared to vertical stiffeners। ठीक है, vertical stiffener किस लिए यूज होता है? shear buckling के लिए। vertical stiffener यहाँ भी काम करता है बट इतना अच्छा काम नहीं कर पाता है। ठीक है, तो हम vertical stiffener को सिर्फ shear buckling के लिए यूज करते हैं, और horizontal stiffener यूज करते हैं हम bending compression buckling के लिए। अब ये बताओ, आपको यहाँ पे दिख रहा है ना कि हॉरिजॉन्टल स्टिफनर पूरा सीधा जा रहा है, वर्टिकल स्टिफनर नीचे जा रहा है। ठीक है, तो ऑब्वियसली बात है कहीं ना कहीं ओवरलैप करेंगे ये। तो आपको यहाँ पे देख के क्या लग रहा है? कौन सा स्टिफनर कंटिन्यूअस है, कौन सा स्टिफनर डिसकंटिन्यूअस है? सिर्फ इस डायग्राम को देखो, नीचे पढ़ो मत क्या क्या लिखा हुआ है, इस डायग्राम को पढ़ो, डायग्राम को देखो, बस ऑब्जर्व करो और बताओ कौन सा स्टिफनर
डिसकंटिन्यूअस है, कौन सा स्टिफनर कंटिन्यूअस है, बताओ। वर्टिकल कंटिन्यूअस लग रहा था। वर्टिकल कंटिन्यूअस है और हॉरिजॉन्टल अनकंटिन्यूअस बिल्कुल है। सही, ठीक है। हॉरिजॉन्टल स्टिफनर हम तोड़ते हैं बीच बीच में, और वेब वर्टिकल स्टिफनर लगाने के लिए, ठीक है। वर्टिकल स्टिफनर हमेशा कंटिन्यूअस होता है, हॉरिजॉन्टल स्टिफनर आपका डिसकंटिन्यूअस होता है, ठीक है। यहाँ पे लिखा हुआ है दीज स्टिफनर्स आर नॉट कंटिन्यूअस एंड आर प्रोवाइडेड बिटवीन द वर्टिकल स्टिफनर्स, ठीक। चलिए, इनमें स्पेसिंग का कोई हमारे पास कोई खास वो क्राइटेरिया नहीं है। जैसे 0.33 डी से 1.5 डी क्राइटेरिया था वर्टिकल स्टिफनर के लिए, वो वाला कुछ कोई खास क्राइटेरिया यहाँ पर है नहीं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब bearing, third type of stiffener, used to transfer load on the girder and reaction at support to the full depth of the web। बेसिकली क्या है, आपका जहां पर कंसंट्रेटेड लोड लग रहा है, ठीक है। या फिर समझ लो कि कोई आपका रेलवे का ब्रिज है, उसके ऊपर आपको पता है रेलवे जो ट्रेन चलती है वो टावर से जो इलेक्ट्रिसिटी आती है उससे भी पावर लेती है। जो कोई भी टावर है, कोई खड़ा इलेक्ट्रिसिटी टावर है जो आपको बेसिकली ट्रेन को इलेक्ट्रिसिटी प्रदान कर रहा है, ठीक है। तो वो टावर तो हमेशा गर्डर के ऊपर खड़ा रहेगा, तो ये भी एक टाइप का पॉइंट लोड हो गया, ठीक है। पॉइंट लोड, जहां भी पॉइंट लोड है या कंसंट्रेटेड लोड लग रहा है, ठीक है, या फिर क्या समझ लो कि आपको सिंपली सपोर्टेड है गर्डर, तो आपका यहाँ पे रिएक्शन आएगा, है ना। यहाँ पे आपका रिएक्शन आएगा, रिएक्शन में भी क्या बेसिकली ये भी एक कंसंट्रेटेड लोड है। तो बेयरिंग स्टिफनर वहां पे लगाते हैं जहां पे या तो पॉइंट लोड हो, या कंसंट्रेटेड लोड हो, या फिर आपका सपोर्ट का एंड सपोर्ट रिएक्शंस हो, ठीक है। इसलिए इनको एंड स्टिफनर्स भी बोलते हैं, एंड स्टिफनर्स भी बोला जाता है। कभी पेपर में आया एंड स्टिफनर, कंफ्यूज नहीं होना। एंड स्टिफनर आपका बेयरिंग स्टिफनर का ही एक टाइप है, ठीक है, जो हम बेसिकली वहां पे लगाते हैं जहां पे रिएक्शंस है, ठीक है। चलिए, these are used to transfer loads on the girder and reactions at support to the full depth of the web, provided at the support and at the point of concentrated loads. Bearing stiffener used in pairs of 2 or 4 angles symmetrically placed on both sides of the web, ठीक है। 2 or 4 angles symmetrically placed on both sides of the web are fastened tightly with the web. Bearing stiffener provided at the support is called end bearing stiffeners. Bearing stiffeners are placed between the top and bottom flange angles, ये तो पता ही है, बहुत और कॉमन सेंस की बात है। Ends of outstanding leg of bearing stiffener machined to have close fit with the legs of the loaded flange angle। मतलब क्या है, देखो जैसे आपका ये फ्लैंज है, ठीक है, ये वेब प्लेट है, तो आपका अगर बेयरिंग स्टिफनर समझ लो ऐसे लगा हुआ है, उसका लेग यहाँ पे दिख रहा है, और ये उसका ये है बेयरिंग स्टिफनर लगा हुआ है आपका, ठीक है। तो ये जो है आपका बिल्कुल क्लोजली मशीन रहेगा फ्लैंज के साथ, ताकि जो भी लोड आए वो सीधा इसके एरिया से डिस्पर्स हो सके ठीक से, ठीक है। तो इसलिए जो आपका बेयरिंग स्टिफनर है क्लोजली मशीन्ड मतलब क्लोजली कनेक्टेड रहता है फ्लैंज एंगल्स, फ्लैंज से, फ्लैंज प्लेट से। These stiffeners are provided straight as they are act as compression members. So filler plates are provided between stiffener angle and the web plate. ठीक है। इनकेस अगर वेब और स्टिफनर एंगल के बीच में कोई गैप है तो फिलर प्लेट यूज करते हैं, और ऑब्वियसली बात है कंप्रेशन मेंबर जैसा ही एक्ट करेगा ये, ठीक है। चलिए, तो ये आपका बेयरिंग स्टिफनर देख पा रहे हो आप, ठीक है। ये आपका वर्टिकल स्टिफनर, ठीक है, और सेक्शन अलोंग एक्स 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 सेक्शन में क्या दिखेगा हमें, ये दिखेगा एंड बेयरिंग स्टिफनर, तो कैसे लगा हुआ है देख पा रहे हो आप, ठीक है। और वाई वाई में क्या दिखेगा हमें, वर्टिकल स्टिफनर, तो वर्टिकल स्टिफनर कैसे लगाते हैं वो भी देख पा रहे हो आप, ठीक है। बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता है, आपको कंफ्यूजिंग लग रहा है ये देखकर तो कंफ्यूज मत हो, ठीक है। आप सेम डायग्राम दोनों के लिए भी यूज कर सकते हो, बहुत ज़्यादा चेंज नहीं होता है दोनों के इंस्टॉलेशन में, ठीक है। तो आपका कैसे वर्टिकल स्टिफनर लग रहा है, कैसे आपका हॉरिजॉन्टल स्टिफनर लग रहा है, और कैसे आपका बेयरिंग स्टिफनर लग रहा है, और इनके क्या क्या फंक्शंस हैं वो मैंने बताया आपको, ठीक है। तो पेट गर्डर इतना ही है, इससे ज़्यादा है नहीं पेट गर्डर, ठीक है। पेट गर्डर में आपका एनालिसिस नहीं है, न्यूमेरिकल्स नहीं है, सिर्फ ड्राइंग वाला पार्ट है और थ्योरी वाला पार्ट है। तो ड्राइंग और थ्योरी दोनों मैंने कवर करा दिया ऑलरेडी क्लास में, और आज आपको रिवाइज भी करा दिया है, ठीक है। चलिए, ये स्प्लाइसेस है, स्प्लाइस देखो यहाँ पे, ये वेब स्प्लाइस लगती है, फ्लैंज स्प्लाइस है, ये वेब स्प्लाइस है, बस आपको ये ध्यान रखना है। बाकी इसके रिलेटेड थ्योरी है मैंने ऑलरेडी आपको आईएस में मार्क कराया है, कि कैसे इसका एरिया थोड़ा ज़्यादा होना चाहिए, कैसे इसकी लोड कैपेसिटी जो भी कनेक्टिंग मेंबर्स है उससे थोड़ा ज़्यादा होना चाहिए। जैसे आप अगर फ्लैंज स्प्लाइस लगा रहे हो तो
तो फ्लैंज में जितना भी लोड आ रहा है उससे 5% ज़्यादा लोड कैपेसिटी आपके फ्लैंज प्लेट की होनी चाहिए, सॉरी फ्लैंज स्प्लाइस की होनी चाहिए। और जितना भी एरिया है आपके फ्लैंज का उससे 5% ज़्यादा एरिया आपके फ्लैंज स्प्लाइस का होना चाहिए। लाइकवाइज आपके वेब में भी सेम ही कंडीशंस हैं। तो ये आपको थ्योरी है, आपको ध्यान रखना है, आईएस कोड में को ध्यान रखना है कहाँ पर है ये थ्योरी, ठीक है, ताकि आप एग्जाम में लिख पाओ। ठीक है, ये प्लेट गर्डर है। ठीक है, अब देखो मैंने आपको बताया था आपका ये स्पेसिंग है सी किसके बीच में, वर्टिकल स्टिफनर के बीच में। तो सी का क्या महत्व है, 0.33 डी से ज्यादा होना चाहिए और 1.5 डी से कम होना चाहिए। तो ये किसके लिए है, ये आपको बेसिकली वर्टिकल स्टिफनर के लिए है। तो हॉरिजॉन्टल के लिए क्या है, हॉरिजॉन्टल के लिए देखो आपको दिख रहा है ये एक ए आपको दिख रहा है। ठीक है, तो देखो ए है, ए है क्या, लार्जर अनसपोर्टेड लेंथ, जो आपका 270 टीडब्ल्यू से ज्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक है, आपका बेसिकली जो देखो आपने यहाँ पे स्टिफनर लगाया हॉरिजॉन्टल और इतना आपका एरिया बच गया जहाँ पे कोई भी स्टिफनर नहीं है, कोई भी हॉरिजॉन्टल स्टिफनर यहाँ पे नहीं है। ठीक है, तो ये जो खाली एरिया है, खाली एरिया का जो लेंथ है, सॉरी खाली एरिया का जो हाइट है वो आपका 270 इंटू थिकनेस ऑफ वेब उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। और जो खाली एरिया का विड्थ है बी वो आपका 180 टीडब्ल्यू से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो बी बेसिकली क्या हो गया, बी बेसिकली आपका जो ये एंड है, एंड से लेके पहला वर्टिकल स्टिफनर, एंड से लेके पहला वर्टिकल स्टिफनर के बीच में जो डिस्टेंस है वही है बी। तो वो आपका 180 टीडब्ल्यू से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। और जो वर्टिकल स्टिफनर्स के बीच में, खुद के बीच में जो स्पेसिंग है वो मैंने आपको पहले ही बता दिया, 0.33 डी और 1.5 डी इन दोनों से गवर्न होता है। प्लेट गर्डर में कोई भी डाउट है, प्लेट गर्डर में कोई डाउट है? नो सर। चलिए अब जो भी आप लोगों को डाउट है वो आप पूछ लो मेरे से, फिर उसके बाद रूफ ट्रस्ट स्टार्ट करेंगे। रूफ ट्रस्ट भी आपका थ्योरेटिकल है, थोड़ा बहुत आपको इंट्रोडक्शन दे दूंगा रूफ ट्रस्ट का। तो मैं यहाँ पे एक चलिए जो भी डाउट है मुझसे पूछ सकते हो आप, मैंने खाली पेज यहाँ पे ऐड कर दिया है, डाउट्स पूछो मुझे, कंप्रेशन मेंबर के चाहे टेंशन मेंबर के चाहे प्लेट गर्डर के, आप डाउट पूछो। सेशनल 2 के लिए जो भी आपको आपका सिलेबस है आपको पता ही है ऑलरेडी, तो सेशनल 2 के सिलेबस में जो भी डाउट्स है वो मुझसे पूछ सकते हो, कंप्रेशन मेंबर हो चाहे टेंशन मेंबर हो चाहे वो प्लेट गर्डर हो। कोई डाउट है मुझसे पूछ सकते हो आप लोग, डाउट्स डिस्कस करेंगे हम यहाँ पे, क्योंकि आपका सेशनल के पहले ऑफलाइन क्लास तो नहीं हो पाएगी, तो इसलिए ऑनलाइन क्लास में यहाँ पे जो आपको डाउट्स पूछने हैं मुझसे पूछो, पूछो बेटा। कोई डाउट तो पूछो, अगर नहीं है तो फिर मैं आईएस कोड खोल रहा हूँ। हाँ अंश बोलो। सर डाउट है बट वो सर अनसॉल्व क्वेश्चन का पांचवा क्वेश्चन है सर, वो समझ में नहीं आया सर, चौथा क्वेश्चन। अनसॉल्व क्वेश्चन का पांचवा क्वेश्चन, बेटा बुक तो अभी फिलहाल मेरे पास नहीं है, मुझे क्वेश्चन बताओ क्या है। सर एक ISMB 150 उसको यूज करके मतलब एज ए कॉलम की तरह ट्रीट करना है, इसमें आ, सर कुछ कंडीशन दे रखे हैं। क्या बताओ। हाँ इसमें बोल रखा है इट इज लेटरली सपोर्टेड इन द प्लेन ऑफ द मेजर एक्सिस एट ए हाइट ऑफ 2.5 मीटर टोटल एंड हाइट इन द कितनी है, प्लेन ऑफ माइनर एक्सिस। टोटल हाइट कितनी है, टोटल हाइट कितनी है? सर इसमें कंडीशन दे रखी है कि यदि वो लेटरली सपोर्टेड है तो उसकी जो मेजर एक्सिस नहीं के नहीं, अकॉर्डिंग हाइट 2.5 मीटर है। हाँ अच्छा, सर। मेजर हाँ एक्सिस के हिसाब से हाँ उसकी लेंथ है 2.5 मीटर, हाँ ठीक है। 2.5 मीटर और माइनर एक्सिस के अकॉर्डिंग हाइट है 4.5 मीटर। ठीक है, ठीक ये है। सर वही तो बोल रहा हूँ, इसमें कंडीशन दे रखी है ना, वही सब क्वेश्चन ही समझ में नहीं आ रहा सर। देखो क्या है ना, देखो समझ लो आपका, हम्म, मैं पूरा क्लियर करता हूँ। ये आपका कॉलम है कोई, ओके मैं सर। 3D एक ये आपका कॉलम है समझ लो, ठीक है। तो ये समझ लो एक्स एक्सिस, ये समझ लो वाई एक्सिस। तो एक्स के अबाउट बेंड कहाँ करेगा, इस तरफ, यस और सर। वाई के अबाउट बेंड कैसे करेगा, इस तरफ। ठीक है, अब देखो अगर आपने यहाँ से एक लेटरल रेस्ट्रेंट, मतलब बेसिकली क्या है, समझ लो कोई बीम आ रहा है, ठीक है, या फिर ठीक है कोई सर। आपका स्लैब है, आरसीसी स्लैब, वो आके यहाँ पे लग जा रहा है, कहाँ पर, समझ लो 2.5 मीटर पे, हम्म ठीक है।
ठीक है, समझ लो टोटल इसका Yes, sir. हाइट, टोटल हाइट समझ लो इसका 5 मीटर है, समझ लो, ठीक है। हम्म, और बीच में आके स्लैब लग जा रहा है, तो देखो जो एक्स एक्सिस के अबाउट जो बेंड हो रहा है, ठीक है, yes, sir. एक मिनट रुको, जो एक्स एक्सिस के अबाउट जो बेंडिंग हो रही है इसकी, वो रेस्ट्रेन्ड है, तो यहां तक बेंड होगा, फिर यहां पर एक रेस्ट्रेन आ गई, बेसिकली एक बीम आ गया, बीम लग गया आके, उसके बाद ये अलग बेंड करेगा और ये अलग बेंड करेगा, ठीक है, समझ गए, Yes, sir. ठीक है। और जो वाई एक्सिस है वो तो पूरा पूरा बेंड करेगा, वहां पे तो कोई रेस्ट्रेन लगाया नहीं हमने, बेसिकली ऐसा आपका हम्म, कॉलम है जिसमें यहां पर आपने एक बीम आके लगवा दी, ठीक है। तो ये अब पहले कैसे बेंड कर रहा था, ऐसे बेंड कर रहा था, अभी कैसे बेंड करेगा, अभी ऐसे और ऐसे half बेंड half. करेगा, ठीक है, समझ गए। Yes, बट sir. अगर थ्री डी में देखोगे इसको, थ्री डी में अगर देखोगे इसको, तो ये आपने सिर्फ इस तरफ लगाया है, ठीक है, बट अगर पेपर से बाहर जाओगे आप, इस तरफ तो नहीं है, इस तरफ तो कोई रेस्ट्रेंट नहीं है ना, तो यहाँ तो वो पूरा बकल करेगा, ठीक है। एक मिनट रुक जाओ आप, ठीक है, Yes, sir. Okay, sir. ठीक है, तो इस तरफ तो पूरा बकल करेगा वो, जो आपका वाई एक्सिस है, तो इसलिए उसमें आपका एल इफेक्टिव क्या दे दिया है, 4.5 मीटर, ठीक है। Yes, sir. और एक्स एक्सिस के अबाउट आपका 2.5 मीटर आपका इफेक्टिव लेंथ है, जो बकल जो बेसिकली बेंड कर रहा है, ठीक है, क्योंकि वहां पे आपने लेटर रेस्ट्रेंट लगा दिया है, ठीक है। उसके बाद क्या बोला है बताओ। उसके बाद कुछ नहीं सर, वो एंड की कंडीशन दे दी और अब बोल देखो, रहे अब सुनो सुनो, अलाउ. अभी कंप्रेशन मेंबर है ना ये, यस सर. ठीक है। अब देखो इसके बाद क्या निकालना है आपको, के एल बाई आर निकालना है, एफ सी डी निकालना है, और एफ एफ वाई निकालना है, और बकलिंग क्लास निकालनी है कि नहीं। के एल बाई यस आर, सर. एफ वाई और बकलिंग क्लास दोनों तीनों मिला के एफ सी डी देगा आपको। अभी बताओ एफसीडी के एल निकलेगा. में कौन सी लेंथ यूज करेंगे, ये की ये, फटाफट बताओ, बताओ। लॉन्गर वाला सर। ये- हाँ, क्योंकि हम हमेशा डिजाइन कंजर्वेटिव करते हैं, समझ लो आपने एक्स एक्सेस के अबाउट कर दिया, 2.5 के अबाउट आपने कर दिया, और वो बेंड कर गया वाई के अबाउट, ठीक है, तो फिर क्या प्रॉब्लम आ जाएगी यस वहां सर. पे। आपने डिजाइन किया यस. एक्स के हिसाब से, ठीक है, तो आप वाई के हिसाब से आप डिजाइन करोगे, ताकि एक्स के हिसाब से भी वो सेफ हो जाए, ठीक है, ओके समझ सर. गए। तो ऐसे क्वेश्चन आ यस सकते सर. हैं, मैंने क्वेश्चन कराया नहीं है बट मैंने को बता दिया अभी आपको यहाँ पे, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चंस में जब भी जो भी लॉन्गर लेंथ होता है उसको आप यूज करोगे, ठीक है। तो यहाँ पे ये बताओ आई एस एम पी, फिर यहाँ पे कौन सा यूज करोगे, आर वाई वाई यूज करोगे कि आर एक्स एक्स यूज करोगे। अगर आप एल वाई वाई यूज कर रहे हो यहाँ पे आर वाई वाई करोगे, आर एक्स एक्स यूज करोगे। सर वो तो मिनिमम निकालेंगे ना. हम्म, ठीक है, देखो आप जिस जो भी लेंथ लेते हो ना, उसी के अबाउट का आर वाई वाई जनरली लेते हो आप, ठीक है। आप एक बार ओके. क्योंकि देखो अभी तक हम आर मिनिमम इसलिए यूज कर रहे थे क्योंकि हमारा ऐसा कोई कॉन्सेप्ट आया नहीं था कि आपके दोनों एक्सेस के अबाउट लेंथ अलग अलग हो, ठीक है। तो दोनों एक्सेस के अबाउट अगर लेंथ सेम है तो आर मिनिमम लेंगे, बट अगर दोनों एक्सेस के अबाउट लेंथ अलग अलग है, तो जिस भी एक्सेस के अबाउट लेंथ ज्यादा आ रहा है, जैसे यहाँ पे वाई वाई के अबाउट आ रहा है, तो आप वाई वाई वाला लेंथ लोगे के एल में, और आर में आप आर वाई वाई लोगे। आई एस एम बी 150 है ना, यस सर. आई एस एम बी 150 का मेरे को आर वाई वाई और आर एक्स एक्स देख के बताओ। मेरे ख्याल से आर वाई वाई ही मिनिमम होना चाहिए, बाकी आप देख लो एक बार। सर आर वाई बाई मिनिमम 1.66. हाँ ठीक है, तो जनरली आर वाई वाई ही मिनिमम होता है, और देखो वाई वाई एक्सिस के अबाउट ही लेंथ तक ज्यादा है, तो वही आप यूज करोगे, ठीक है। ओके सर. चलिए, और ओके कोई सर. डाउट है किसी को, पूछ सकता है मुझे।
सर जब हम बाकी सर डिजाइन एक कर रहे थे तो हाँ बताओ अंश बताओ। सर मैं ये कह रहा था कि इसका एक अगला क्वेश्चन 5 है, उसमें ना चैनल्स यूज कर रखे हैं सर। दो चैनल्स को अपोजिट करके ऊपर प्लेट दोनों साइड लगा के एज ए कॉलम वो ट्रीट कर रहे हैं सर। हाँ तो मैंने आपको तो बताया ना, उस यहाँ पे आपको वो पहले वो निकालना है, जो कॉम्बिनेशन का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो कितना है। ठीक है, ऐसा होगा। सर तो इसमें हाँ ये सर। हाँ तो इसमें आप पहले क्या करोगे, पहले आप वाई वाई के अबाउट निकालोगे मोमेंट ऑफ इनर्शिया पैरेलल एक्सिस थ्योरम यूज करके। फिर एक्स एस के अबाउट, एक्स एक्स या जेड जेड जो भी बोलो इसको आप, ठीक है। उसके अबाउट आप मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालोगे। जो भी मिनिमम आएगा, जो भी मिनिमम आएगा उसके हिसाब से फिर आप आई बाई ए निकाल के आप आर निकालोगे, और उस आर के साथ फिर के एल बाई आर करके आप यहाँ पे इसका एफ सी डी निकालोगे। समझ में आई बात? तो जो मतलब इसमें जो आई फाइव है और सबका ना, क्योंकि कोई कॉन्साइड तो कर ही नहीं रहा। बेटा आपकी आवाज ठीक से नहीं आई, फिर मैं बता देता हूँ आपको। देखो आपका क्या है, आपका जो इस चैनल का खुद का जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी होगा वो यहाँ से पास करेगा। यस सर। ठीक है, एक्स तो यही होगा, वाई यहाँ पर होगा। ठीक है, वाई डैश कर देता हूँ मैं, जो आपका चैनल का है। तो जो भी चैनल है उसका आई वाई वाई देख लो पहले, कहाँ पर है, कहाँ पर होगा, स्टील कोड में। ठीक है, तो यहाँ पे दो चैनल सेक्शन है, दो इंटू कर लो। तो आई वाई वाई प्लस एरिया गिवन होगा, इनटू आपका ये स्पेसिंग गिवन होगी, स्पेसिंग गिवन होगी। तो यस स्पेसिंग सर। का डिवाइड बाई 2 कर दो, एस बाई 2। और यहाँ पर ये क्या है, ये आपका सी कौन सा है, वाई वाई है एक्स एक्स है, बताओ। वाई 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 आएगा सर। ध्यान सोच लिया, वाई वाई। ठीक है, तो एस यस बाई सर। 2 प्लस सी वाई वाई का स्क्वायर। तो ये आपका कौन सा हो गया, आपका चैनल का। आई वाई वाई का कॉम्बिनेशन का आई वाई वाई, कॉम्बिनेशन का आई वाई वाई हो गया। और समझ गए? और सिमिलरली एक्स में क्या होगा, 2 इंटू आई एक्स एक्स। और यहाँ पर हाँ एक और बात, यहाँ आपका आपको ये भी आपको देखना है। ये देखो, ये इसका समझ लो, ये थिकनेस है टी और ये विड्थ है बी। ठीक है, तो ये भी यहाँ पे ऐड होगा। ठीक है, प्लस 2 इंटू, देखो वाई एक्सिस किसको काट रहा है, बी को काट रहा है, तो बी टी को इंटू बी बी डी क्यूब बाई क्यू। 12। ठीक है, ये भी ऐड होगा प्लेट का। एक्स एक्स में भी ओके। सिमिलर, आई 2 इंटू आई एक्स एक्स प्लस, अब देखो आई एक्स एक्स यहाँ पर है, इसका सेंट्रॉइड यहाँ पर है। ठीक है, तो इसका जो एक्स एक्स है चैनल का, और जो कॉम्बिनेशन का एक्स एक्स है, दोनों एक ही जगह से पास कर रहा है। ठीक है, समझ गए ना? यस यस सर यस सर। हाँ तो उसका तो कोई एरिया ये वाला चीज नहीं आएगी यहाँ पे, ये वाली चीज यहाँ पर नहीं आएगी। ठीक है, अच्छा। क्योंकि इसका वाई एक्सेस जो एक्स एक्सेस है इसका, वो वहीं पर है जहां पर कॉम्बिनेशन का एक्स एक्सेस है। ठीक है, प्लस अब एक्स काट किसको यस। रहा है, अब किसको काट रहा है, एक्स काट किसको रहा है, टी को डी काट। को। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आएगा, टी क्यू इंटू बी बाई 12 प्लस क्या होगा, देखो ये कॉम्बिनेशन का एक्स एक्सेस कहाँ पर है, यहाँ पर है। और प्लेट का एक्स एक्सेस कहाँ पर है, यहाँ पर है। तो जो भी ये लेंथ समझ लो, ये लेंथ है एच। ठीक है, तो एच भी आ जाएगा यहाँ पे। तो इसका एरिया कितना है, बी इंटू टी इंटू एच का स्क्वायर, ये भी आ जाएगा। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा आपका आई एक्स एक्स कॉम्बिनेशन का। तो ये हो ओके गया सर। वैल्यू 1, ये हो गया वैल्यू 2। जो भी मिनिमम होगा वो आप वैल्यू लोगे। ये मेरे को जहां तक लग रहा है आपका आई एक्स एक्स ही मिनिमम आएगा यहाँ पे। ठीक है, क्योंकि ये जो आपका फैक्टर है ना, ये एक्स में नहीं आ रहा है। ठीक है, तो जनरली इस दौरान आपका एक्स एक्सेस वाला कॉम्बिनेशन ही आई मिनिमम होता है। ठीक है, तो आई एक्स एक्स समझ लो डिवाइडेड बाई एरिया। एरिया क्या होगा, इसका एरिया प्लस इसका एरिया प्लस इसका एरिया प्लस इसका एरिया। तो एरिया कॉम्बिनेशन, तो अंडर रूट ये क्या आ गया, आर सी सी, कॉम्बिनेशन का रेडियस ऑफ गायरेशन, ये आ गया। फिर आपको के एल गिवन होगा ऑलरेडी, इफेक्टिव लेंथ डिवाइडेड बाई आर कॉम्बिनेशन, ये के एल बाई आर आर हो गया। समझ गए? ये हो गया। यस सर। एफ वाई पता है हमको। और बिल्ट अप सेक्शन है, ये बिल्ट अप सेक्शन में कौन सा क्लास होता है बताओ मेरे को, क्लास सी। मकलिन क्लास क्लास। सी। तो ये तीनों चीज आ गई हमारे पास। इन तीनों से क्या आ जाएगा हमारा, ओके सर। एफ सी डी आ जाएगा। कौन सा टेबल, टेबल 9C से, टेबल 9 यस सर। से आ जाएगा। समझ गए? ये थोड़ा लंबा क्वेश्चन है। यस सर। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन आपके एंड सेम में 20 नंबर में आ सकता है। ठीक है, तो इसलिए इसको ध्यान रखना है। ठीक है ना? बीटेक में ओके भी सर। आपका बिल्ट अप सेक्शन ना इससे ज्यादा हार्ड नहीं होने वाला। बीटेक में भी अगर पेड गटर वगैरह बिल्ट अप सेक्शन पढ़ोगे आप, तो इससे ज्यादा हार्ड नहीं होगा। बीटेक में सबसे हार्ड क्वेश्चन यही होता है। ठीक है, ठीक है, एसएससी जेई में भी इससे ऊपर कुछ नहीं आएगा आपका।
ठीक है। तो आपका ये जो पैरेलल और एक्सेस सर थ्योरम है ये आपको बहुत ध्यान से पढ़ना है, ठीक है। पैरेलल एक्सेस थ्योरम बहुत ध्यान से आपको याद होना चाहिए। हाँ बताओ। सर एक डाउट ये था कि डिजाइन इसी में डिजाइन कंप्रेशन में जब डिजाइन करते हैं एंगल के लिए स्टड वगैरह के लिए, तो उसमें जो आर मिनिमम यहाँ पे सर आई वाई आर वाई वीवी भी ले रखा है सर। हाँ हाँ, देखो एग्जाम्पल 6.4 देखो है तो उसमें। एंगल मैंने पहले ही बताया था, एंगल में ये होता है, ये होता है, और ये भी होता है, ये भी एक, ये होता है यू यू, ये होता है वी वी, ये होता है एक्स एक्स, ये होता है वाई वाई, ठीक है। तो एंगल में आपके यस चार सर। एक्सेस होते हैं, ठीक है ना। तो ये लेते हैं। बट यहाँ पर अगर आप अच्छा एंगल तो कभी भी बिल्टअप मेंबर में यूज करो, कम वैसे बस समझ लो ऐसा है आपका एंगल, आपने एक एंगल यहाँ यूज किया, एक एंगल यहाँ यूज किया, एक एंगल यहाँ यूज किया और एक एंगल यहाँ यूज किया, अगर चार एंगल एक साथ यूज कर रहे हो तब हम लोग एक्स एक्स और वाई वाई लेते हैं। पर अगर एंगल आपका अकेला है तो उसमें यू यू और वी वी भी लेते हैं, ठीक है। आपके इस तीन ओके बुक में सर। ध्यान से देखना, जहां भी एंगल के बारे में गिवन होगा वहां पे टॉप राइट में एक डायग्राम होगा जहाँ पे सारे एक्सेस के बारे में बताते हैं कौन सा एक्सेस कौन सा है। तो वो आपका यस सर। एंगल में दो और एक्सेस होते हैं, मैंने बताया था क्लास में, यू यू और वी वी, ठीक है। तो इन चारों में से जो मिनिमम होता है उसको हम यूज करते हैं अगर एंगल अकेला है। और अगर एंगल कॉम्बिनेशन में है एक दूसरे के साथ तो हम एक्स एक्स और वाई वाई ही लेते ओके सर। थैंक यू सर। हैं। ओके, बताओ और डाउट। बताओ बेटा, कोई डाउट है आप लोगों को। चलिए तो फिर मैं आप लोगों को, हाँ डाउट है किसी को, क्या डाउट है। चलिए फिर तो क्लियर कर रहा हूँ मैं इसको, ठीक है। तो एक और सिंपल टॉपिक आज कवर कर लेते हैं, ठीक है। तो वो है ट्रस का, ठीक है। ट्रस आपका फिंक रूफ ट्रस है, ठीक है। ये क्या होता है, क्यों यूज करते हैं और इसके कौन से पार्ट्स होते हैं वो हम देखेंगे, ठीक है। तो देखिए मेरे को याद पता है ड्राइंग नंबर 11 to 15 ये हमने कवर नहीं किया है, बट ये ऑनलाइन में कवर करना मुश्किल है क्योंकि ये समझा नहीं पाऊंगा ठीक से मैं आपको। तो ये तो ऑफलाइन में ही कवर करेंगे हम। तो शीट 11 to 14 है, बाकी शीट नंबर 10 तक सबको कंप्लीट करना है, शीट नंबर 10 तक सबको कंप्लीट करना है, ठीक है। बाकी ये फिंक रूफ ट्रस्ट का ड्राइंग मैं और समझा देता हूँ आज, ठीक है। आज आपकी 3 असाइनमेंट दूंगा मैं, 3 असाइनमेंट दूंगा, आप लोगों को पता है, ठीक है। एक कंप्रेशन मेंबर के ऊपर, एक टेंशन मेंबर के ऊपर और एक कंबाइंड प्लेट गर्डर और बीम के ऊपर, ठीक है। इन इनमें जो भी क्वेश्चंस है आपको प्रैक्टिस करना है, ठीक है। वैसे क्वेश्चन आपके एंड सेम में भी आएंगे, सेशनल में भी आएंगे, तो आपको प्रैक्टिस करना है उससे, ठीक है। चलिए, तो ट्रसेस ऐसे होते हैं आपके, बेसिकली ट्राइंगुलर होते हैं, ठीक है। और इनका बीम के कंपैरिजन में क्या एडवांटेजेस हैं वो भी देखेंगे हम, कि ट्रस क्यों यूज कर रहे हैं हम। आपके पास ये ध्यान रखना है, ट्रस बेसिकली तब यूज करते हैं जब आपका स्पैन बहुत लंबा होता है, ठीक है। आपने हावड़ा ब्रिज देखा है, देखा नहीं है तो कम से कम फोटो में देखा होगा, तो हावड़ा ब्रिज में भी ट्रस यूज हुआ है, ठीक है। तो हम ट्रस इसलिए यूज करते हैं क्योंकि ट्रस में आपके मटेरियल की बचत होती है और इकोनॉमिकल सेक्शन बनता है, ठीक है। Truss offer a lighter, stiffer, more economical construction for relatively large span when the standard rolled beam or built-up girder may not be adequate. ठीक है, देखो पहले हमने बीम डिजाइन किया, उसको इकोनॉमिकल करने के लिए क्या किया हमने, आई सेक्शन ले लिया, ठीक है, ताकि हमारा ये वाला एरिया बच जाए। इसके बाद कहां पर आ गए हम, ट्रस पे आ गए, ठीक है। पहले हमने बीम डिजाइन किया कहां पे, आरसीसी में, ठीक है। फिर हम स्टील में आए, स्टील में हमने क्या यूज किया, रोल्ड सेक्शंस, ठीक है। और वहां पे हमने ये वाले एरिया में कोई स्टील नहीं दिया क्योंकि ये वाला एरिया के इससे वजह से हमारा इकोनॉमिकल हो गया। और इकोनॉमिकल बनाने के लिए कहां पर गए हम, ट्रस के, ठीक है, ट्रस पे गए। तो ये आपका थर्ड स्टेज है डिजाइनिंग का, ठीक है। चलिए, दे आर एक्सपेंसिव टू फैब्रिकेट, बट देखो आपको दिख ही रहा है
यहाँ पे जॉइंट है, 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 तो आपको बनाना पड़ेगा। चाहे वो एंगल सेक्शन यूज करके बनाओ, चाहे आप प्लेट यूज करके बनाओ, पर आपको बनाना पड़ेगा इसको, ठीक है। तो फैब्रिक है, मतलब बनाने में पैसे लगेंगे। दे आर एक्सपेंसिव टू फैब्रिकेट, ट्रांसपोर्ट एंड इरेक्ट, हाउएवर savings in their weight in comparison with the comparable built-up girders often offset these disadvantage to a substantive extent। मतलब जो built-up girder होता है, built-up girder मतलब built-up section मतलब plate girder हो गया, rolled section हो गया, उसके कंपैरिजन में मटेरियल सेविंग बहुत हो जाती है ट्रस में। तो इसलिए जो आप इसका जो फैब्रिकेशन और ट्रांसपोर्टेशन और इरेक्शन में जो कॉस्ट लग रहा है उसको हम लोग कवर कर लेते हैं, इसलिए क्योंकि मटेरियल बहुत कम लगता है इसमें। फॉर शॉर्ट स्पैन रोल्ड बीम आर ऑलवेज इकोनॉमिकल, ठीक है। अगर शॉर्ट स्पैन है, मतलब 10 मीटर से कम स्पैन है आपका, तो आप आराम से रोल्ड बीम यूज कीजिए, प्लेट गर्डर यूज कीजिए, ठीक है। बट ट्रसेस में भी यूज फॉर स्पैन रेंजिंग फ्रॉम 10 मीटर टू 90 मीटर। आपका अगर स्पैन बहुत ज्यादा है, इसलिए आप कोई भी रेलवे ब्रिज देखोगे, आप रेलवे ब्रिज गूगल कर लो, इमेज देख लो रेलवे, किसी भी रेलवे ब्रिज का, उसमें ज्यादातर आपका ट्रस ही यूज किया होगा, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि ट्रसेस हम लोग लॉन्गर स्पैन के लिए यूज करते हैं, इसलिए ज्यादातर आपके रेलवे ब्रिज जो होते हैं, जो बेसिकली बहुत लंबे होते हैं क्योंकि उनको रिवर पार करना होता है पूरा, या फिर पहाड़ पार करना होता है, वो जनरली ट्रस सिस्टम होता है। For the roof trusses are the frame structure in which separate straight members are symmetrically arranged and connected at their ends. Framework generally consists of a system of triangles। आपको दिख ही रहा है यहाँ पे ट्राइंगल्स हैं, बहुत सारे ट्राइंगल्स बन रहे हैं, ठीक है। With the axis of member meeting at one joint intersect at a common point। मतलब ये इसका एक्सेस है, ये इसका एक्सेस है, इसका एक्सेस है, ये एक पॉइंट में आके मीट किया, ये ये एक पॉइंट में आके मीट किया, ये मेंबर एक पॉइंट में आके मीट किया, ठीक है। तो इनको हम बोलते हैं नोड्स। क्या बोलते हैं इनको? नोड्स, ठीक है। तो ये वो उसके बारे में बता रहा है। द रिवेट्स यूज्ड फॉर द कनेक्शन ऑफ द मेंबर कंसीडर्ड टू एक्ट एज पिन जॉइंट। पिन जॉइंट क्या होता है? आपको याद होगा, एसएम में पढ़ा होगा आपने, पिन सपोर्ट, फिक्स सपोर्ट। तो पिन जॉइंट में मोमेंट नहीं आता है, ठीक है। तो इसलिए ट्रस में मोमेंट नहीं आता है। द एक्सटर्नल लोड्स एक्टिंग ऑन द जॉइंट कॉज ओनली डायरेक्ट फोर्सेस एंड नो बेंडिंग। बहुत इंपॉर्टेंट। क्या? देखो, हमने बीम पढ़ा था, बीम में आपकी बेंडिंग भी होती थी, ठीक है, बेंडिंग भी होती थी और शेयर भी लगता था, ठीक है। तो आपको याद होगा, एंड में शेयर ज्यादा और बीच में बेंडिंग ज्यादा, ठीक है। तो आपको दिख रहा है बेसिकली आपका जो स्ट्रेस है वो हर पॉइंट पे सेम नहीं है, ठीक है। आपको पता होगा, हमने स्ट्रेन डायग्राम पढ़ा था, स्ट्रेन डायग्राम ऐसा था, ठीक है। यहाँ पे कम स्ट्रेन मतलब जीरो स्ट्रेन, यहाँ पे ज्यादा स्ट्रेन। तो बेसिकली आपको जो बीम का जो मटेरियल है वो पूरा का पूरा अच्छे से यूज नहीं होता था, ठीक है। तो इसलिए हमारा बीम में जैसे ये वाला एरिया जो है, ये वाला एरिया तो वेस्ट हो गया क्योंकि यहाँ पे स्ट्रेन ही नहीं है, ठीक है। तो ये वाली चीज ट्रस में नहीं होती है। क्यों? क्योंकि ट्रस में बेंडिंग ही नहीं हो रही है। ट्रस में सिर्फ और सिर्फ एक्शियल फोर्स लग रहा है, सिर्फ और सिर्फ एक्शियल फोर्स, एक्शियल कंप्रेशन हो गया चाहे एक्शियल टेंशन हो गया, सिर्फ वही लग रहा है, ठीक है। तो आपका जो भी स्ट्रेस है वो P/A, पूरा का पूरा मटेरियल पूरे के पूरे सेक्शन में कांस्टेंट है, आपका स्ट्रेस कांस्टेंट है। तो इसलिए पूरा का पूरा सेक्शन, समझ लो ये आपका मेंबर है, तो ये पूरा का पूरा मेंबर अच्छे से यूज हो रहा है, ठीक है। तो इसलिए हम लोग ट्रस यूज करते हैं, क्योंकि ट्रस में एक तो मटेरियल सेविंग हो गई, दूसरी बात आपके हर मेंबर पे सिर्फ और सिर्फ एक्शियल फोर्स लगता है, बेंडिंग नहीं लगती है। तो इसलिए स्ट्रेस जो है पूरे के पूरे मेंबर पे इक्वल होता है, ठीक है। चलिए, वाई ट्रसेस व्हेन बीम subjected to bending stress varies from zero at neutral axis to maximum toward the extreme fiber. Different fibers in the cross section of a beam subjected to different intensity of stress and the entire section of beam is not utilized। मैंने बताया था बीम में जो न्यूट्रल एक्सिस से दूर है वो ज्यादा स्ट्रेस झेल रहे हैं और जो न्यूट्रल एक्सिस के पास है वो कम स्ट्रेस झेल रहे हैं। तो न्यूट्रल एक्सिस के पास जो एरिया है वो वेस्ट हो रहा है, वो मटेरियल वेस्ट हो रहा है क्योंकि वो उसमें स्ट्रेन ही नहीं आ रहा है, उसमें स्ट्रेस नहीं आ रहा है, ठीक है। Whereas the bending of truss is quite distinct from the beams, in roof trusses the entire section of each member is subjected to uniform stress। बहुत important, uniform stress। uniform stress क्यों? क्योंकि बेंडिंग हो ही नहीं रही है, क्योंकि बेंडिंग की वजह से ही आपका जो स्ट्रेस था वो अलग अलग पॉइंट पे अलग अलग था।
बट यहाँ पे जो कि सिर्फ और सिर्फ एक्शियल फोर्स लग रहा है, या तो सिर्फ एक्शियल कंप्रेशन लग रहा है या तो सिर्फ एक्शियल टेंशन लग रहा है, तो स्ट्रेस पूरे के पूरे मेंबर में सेम है, इसलिए द स्ट्रेंथ ऑफ मेंबर इज फुल्ली यूटिलाइज्ड। ठीक है। अगर क्वेश्चन आया कि व्हाई डू वी यूज ट्रसेस, तो आपको ये 3 पॉइंट्स तो लिखने ही लिखने हैं। ठीक है, चलिए। मैकेनिज्म एंड प्रोपोर्शनिंग ऑफ ट्रस एलिमेंट्स, फोर्सेस इन वेरियस मेंबर्स आर ईदर कंप्रेसिव और टेंसाइल, और वो भी सिर्फ और सिर्फ एक्शियल, बेंडिंग नहीं होती है। The members carrying compressive forces in a roof truss are called struts। आपको याद होगा कंप्रेशन मेंबर में चैप्टर में हमने स्ट्रट्स के भी क्वेश्चन किए हैं, जैसे लिखा था कि अ स्ट्रट ऑफ अ रूफ ट्रस, उसका सेक्शन ये है, उसको डिजाइन करो या फिर उसका कंप्रेसिव कैपेसिटी निकालो। तो स्ट्रट्स बेसिकली वो मेंबर होते हैं जो कंप्रेशन झेलते हैं। किस में झेलते हैं? ट्रस में। ट्रस में वो मेंबर जो कंप्रेशन फोर्स झेलते हैं उनको स्ट्रट्स बोलते हैं। And those carrying tensile forces are called ties। In a roof truss, members are so arranged that the length of member in compression are small, while the length of member in tension are long। क्या मैं इतना आपको स्टील पढ़ा चुका हूं? अब मुझे बताओ इस लास्ट सेंटेंस का मतलब क्या है, ऐसा क्यों है? क्यों हम कंप्रेशन वाले मेंबर्स को छोटा रखते हैं और क्यों हम टेंशन वाले मेंबर को लंबा रखते हैं? बताओ, बताओ मुझे। किसी को नहीं आता? देखो, कंप्रेशन में मैंने पहले ही बताया, आपका डिसाइडिंग क्राइटेरिया क्या होता है? KL/R, और जितना KL/R ज्यादा होता है उतना ही आपका FCD कम होता है। तो इसलिए कंप्रेशन मेंबर में अगर कैपेसिटी ज्यादा चाहिए, मतलब बेसिकली FCD अगर ज्यादा चाहिए, तो L आपको कम रखना पड़ेगा। ठीक है। अगर L ज्यादा रखोगे तो बकलिंग होगी, बकलिंग होगी तो कंप्रेशन कैपेसिटी कम होगी। तो इसलिए कंप्रेशन कैपेसिटी को मेंटेन रखने के लिए हम कंप्रेशन मेंबर का लेंथ कम रखते हैं। और टेंशन में लॉन्ग क्यों रखते हैं? टेंशन में बेसिकली नेट एरिया का कॉन्सेप्ट आता है, आपको याद होगा। टेंशन मेंबर में 0.9 इंटू AN इंटू FU डिवाइडेड बाई 1.25, याद है हमने किया था ये। तो नेट रप्चर, रप्चर का कॉन्सेप्ट आता है, नेट एरिया कॉन्सेप्ट आता है। तो एरिया हम ज्यादा कैसे देंगे? या तो उसकी थिकनेस बढ़ाएंगे या तो उसकी लेंथ बढ़ाएंगे। तो इसलिए टेंशन मेंबर्स का हम लेंथ ज्यादा रखते हैं एंड कंप्रेशन मेंबर का लेंथ हम कम रखते हैं ट्रस के अंदर। ट्रस आपको बेसिकली पूरा सारे स्टील के जो भी कॉन्सेप्ट्स हैं सबका कॉम्बिनेशन है ये, आपको सब कुछ रिवाइज करा देगा ट्रस। ठीक है, तो इसलिए ट्रस को ठीक से पढ़ना है। चलिए, अब सम टाइप्स ऑफ ट्रस। ठीक है, कौन से टाइप ऑफ ट्रस होते हैं? वैरन, इट इज अ वेरी सिंपल टाइप ऑफ ट्रस इन विच truss members form a series of equilateral triangles। These are included in the category of parallel truss। अब देखो, वैरन को याद कैसे करना है? सबसे पहले याद रखना है कि इक्विलेटरल ट्राइंगल बनेगा, इक्विलेटरल ट्राइंगल बनेगा, और क्या बनेगा? W बनेगा, W, W, W बन रहा है, W फॉर वैरन और W फॉर ट्रस। ठीक है, तो ये आपका वैरन ट्रस हो गया। ठीक है, फिर आता है प्रैट ट्रस। प्रैट ट्रस क्या है? बॉस्टन रेलवे ट्रैक डिजाइन, मतलब बॉस्टन यूएसए में है, यूएसए में सबसे पहले ये ट्रस यूज हुआ था। टू टाइप्स ऑफ मेंबर्स आर यूज इन ट्रस, वन इज वर्टिकल, अदर इज डायगोनल। देखो, एक वर्टिकल, यहाँ पे देखो सारे आपके डायगोनल मेंबर्स हैं, कोई भी स्ट्रेट नहीं है। ठीक है, कोई भी आपका स्ट्रेट नहीं है। यहाँ पर एक डायगोनल मेंबर भी यूज किया है और स्ट्रेट मेंबर भी यूज किया है। ठीक है, वन इज वर्टिकल, अदर इज डायगोनल। द टू टाइप्स ऑफ मेंबर कंसेक्यूटिवली फॉलो वन अनदर। ठीक है, एक दूसरे को फॉलो करते हैं, डायगोनल फिर स्ट्रेट, डायगोनल फिर स्ट्रेट, डायगोनल फिर स्ट्रेट, डायगोनल फिर स्ट्रेट। ठीक है, द वर्टिकल मेंबर आर फॉर कंप्रेशन, डायगोनल आर फॉर रिस्पॉन्डिंग टेंशन। ठीक है, वर्टिकल मेंबर में हमेशा कंप्रेशन आता है और डायगोनल मेंबर में टेंशन आता है। देखो यहाँ पर भी आपको दिख रहा है, दिख रहा है ना आपको? आपको ऑब्वियसली दिख ही रहा है, कॉमन सेंस की बात है कि ये जो लेंथ है वो ज्यादा है ना? अगर ये लेंथ ज्यादा है तो ऑब्वियसली किस लिए यूज हो रहा होगा? टेंशन के लिए। और ये स्ट्रेट है, मतलब इसका लेंथ कम होगा, और अगर इसका लेंथ कम है तो ऑब्वियसली किस लिए यूज हो रहा है? ये कंप्रेशन के लिए। ठीक है, तो प्रैट ट्रस में आपका दो टाइप के मेंबर्स होते हैं। ठीक है, और बीच में एक बड़ा सा एम बनता है। ठीक है, ये आपका प्रैट ट्रस हो गया। फिर किंग पोस्ट ट्रस, ये आपका बेसिकली रूफ के लिए यूज होता है। ठीक है, आपने ऐसे घर देखे होंगे, ऐसे घर होते हैं। ठीक है, तो इन घरों में यहाँ पर ट्रस लगाया जाता है, ये वाला ट्रस यहाँ पे लगाया जाता है। ठीक है, ताकि ये रूफ को सपोर्ट कर सके। ठीक है, अगर ऐसा घर है आपका तो। ठीक है, बाकी
आपके हैंगर्स होते हैं, इंडस्ट्रियल रूफ होता है। आप वहां भी देख सकते हो हमारे पूसा में जब का एक असेंबली ग्राउंड है ना, जहाँ पर आपका बहुत बड़ा एक जहाँ पे गाड़ियाँ पार्क होती है बेसिकली, तो वहां पे जो ऊपर ट्रस है ना, वो भी मोस्ट प्रोबेबली मैंने बहुत ध्यान से देखा नहीं है, बट मोस्ट प्रोबेबली वो भी यही वाला ट्रस होगा। ठीक है, एक टाइप ऑफ रूफ ट्रस ही होगा। इन दिस टाइप ऑफ ट्रस टू एंगल्ड मेंबर और स्ट्रट सपोर्ट अ वर्टिकल स्ट्रट। बेसिकली ये वर्टिकल स्ट्रट है, किंग पोस्ट बोलते हैं इसको। इसको दो एंगल मेंबर सपोर्ट करते हैं। ठीक है, किंग क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि देखो दो बंदे आके इसको सपोर्ट कर रहे हैं, तो ये किंग है, बेसिकली किंग है, राजा है, इसको सपोर्ट किया जा रहा है। ठीक है, और ये आपके जो ग्रे ग्रे क्या है, गजेट प्लेट्स है। गजेट प्लेट मैंने बताया था क्या होता है। ठीक है, गजेट प्लेट बेसिकली दो मेंबर आके एक दूसरे एक दोनों साइड में आके लग जाते हैं। ठीक है, तो इट इज अ वेरी सिंपल डिजाइन बट फ्रीक्वेंटली यूज ट्रस इन दिस डिजाइन। द वर्टिकल मेंबर और स्ट्रट इज कॉल्ड ए किंग पोस्ट। स्ट्रट है ये बताओ किंग पोस्ट को स्ट्रट बोल रहा है, ये किंग पोस्ट को ये स्ट्रट बोल रहा है। तो बताओ किंग पोस्ट पे कैसा लोड आ रहा होगा, कंप्रेशन आ रहा होगा कि टेंशन आ रहा होगा, बताओ। कंप्रेशन सर। कंप्रेशन आ रहा कंप्रेशन होगा। सर। किंग पोस्ट पे इसके कंप्रेशन आता है। ठीक है, तो तीन टाइप के ट्रस हमने पढ़ लिए। ठीक है, और भी बहुत ट्रस होते हैं। ठीक है, वो आपको देखो, ये प्रैट हो गया, ठीक है, ये वॉरेन हो गया, हमने दोनों पढ़े हैं। ठीक है, और भी बहुत टाइप होते हैं, होवी होता है, बाल्टीमोर, के ट्रस। ठीक है, ये आपके ब्रिज ब्रिज वाले ट्रस है। ठीक है, आपको दिख ही रहा है ट्रेन ऐसे आएगी, ऐसे जाएगी ट्रेन इसमें। ठीक है, तो ये आपका बेसिकली ब्रिज ट्रस है। और ये आपका रूफ ट्रस है। ठीक है, ऐसा घर होगा आपका, इसके ऊपर आपकी रूफ आ जाएगी। ठीक है, तो ये आपका रूफ ट्रस है, ये आपका ब्रिज ट्रस है। ठीक है, तो ट्रस के दो प्रकार होते हैं, ब्रिज ट्रस और रूफ ट्रस, और दोनों में ही आपके उसमें भी प्रकार होते हैं आपके। ठीक है, समझ गए। देखो प्रैट में बेसिकली क्या है, डायगोनल स्ट्रेट, डायगोनल स्ट्रेट, डायगोनल स्ट्रेट, इसमें भी स्ट्रेट डायगोनल, स्ट्रेट डायगोनल, स्ट्रेट डायगोनल, स्ट्रेट डायगोनल है। ठीक है ना, तो इसलिए कंफ्यूज नहीं होना कि सर ये दोनों प्रैट तो डायग्राम अलग है। डायग्राम मत देखो, कॉन्सेप्ट देखो। कॉन्सेप्ट प्रैट में क्या होता है, एक स्ट्रेट मेंबर, फिर डायगोनल मेंबर, फिर एक स्ट्रेट मेंबर, फिर डायगोनल मेंबर। ठीक है, डायगोनल मेंबर किस लिए, टेंशन के लिए। स्ट्रेट मेंबर किस लिए, कंप्रेशन के लिए, याद रखना है। ठीक है, वॉरेन में तो इजी है, वॉरेन तो सारी डायगोनल है। ठीक है, हो गया। और भी बहुत सारे ट्रस होते हैं, हॉवी, बॉल्टीमोर, इनका थ्योरी बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, पढ़ाया नहीं है मैंने, आपको बस ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए। तो हॉवी आपको देख रहा है, बेसिकली आपको प्रैट का उल्टा दिख रहा है। ठीक है, तो ऐसे करके आप थोड़े से मतलब पैटर्न्स बना लेना और याद करने में आपको हेल्प हो जाएगी। ठीक है, चलिए। द मेंबर्स ऑफ अ ट्रस्ट आर क्लासिफाइड एंड मेन मेंबर है, सेकेंडरी मेंबर। अब देखो दो टाइप के मेंबर होते हैं, एक तुमने क्या पढ़ लिया, स्ट्रट और टाई। स्ट्रट के लिए थे कंप्रेशन और टाई के लिए टेंशन। ठीक है, वो एक टाइप ऑफ कैटेगरी हो गई मेंबर्स की। दूसरा क्या है, मेन मेंबर और सेकेंडरी मेंबर। मेन मेंबर आर स्ट्रक्चरल मेंबर रिस्पांसिबल फॉर कैरिंग एंड डिस्ट्रीब्यूटिंग द अप्लाइड लोड एंड स्टेबिलिटी ऑफ अ ट्रस। मतलब मेन मेंबर पे ही सारे अप्लाइड लोड लगते हैं और वही ट्रस के स्टेबिलिटी के लिए उत्तरदायी होता है। ठीक है, दूसरा सेकेंडरी मेंबर आर स्ट्रक्चरल मेंबर्स विच आर प्रोवाइडेड फॉर स्टेबिलिटी और रेस्ट्रेनिंग द मेन मेंबर्स फ्रॉम बकलिंग और सिमिलर मोड ऑफ फेलियर। मतलब समझ लो किसी मेन मेंबर का हाइट या लेंथ बहुत ज्यादा है, तो उसके लेंथ को या फिर हाइट को कम करने के लिए, ताकि वो बकल ना कर जाए, क्या यूज करेंगे हम, सेकेंडरी मेंबर यूज करेंगे। ठीक है, अभी अंश ने एक डाउट पूछा था कि एक ISMB 150 है, उसमें एक्स एक्सिस के अबाउट लेटरल रेस्ट्रेंट है, जिसकी वजह से एक्स एक्सिस के अबाउट उसका इफेक्टिव लेंथ कम हो जा रहा है। तो वो लेटरल रेस्ट्रेंट जो है, लेटरल रेस्ट्रेंट जिस मेंबर से आपने किया है उसको हम ट्रस में सेकेंडरी मेंबर बोलते हैं। तो मेन मेंबर क्या है, लोड लेता है एंड ट्रस की ओवरऑल स्टेबिलिटी के लिए काम करता है। और मेन मेंबर की स्टेबिलिटी के लिए कौन काम करता है, सेकेंडरी मेंबर काम करता है। ठीक है, प्राइमरी फंक्शन ऑफ रूफ ट्रस सपोर्ट द रूफिंग एंड सीलिंग मटेरियल। मैंने पहले बताया था, रूफ ट्रस होता है, ये घर है आपका, इसके ऊपर रूफ लगेगी आपकी, ऐसे रूफ लगेगा, तो रूफ को सपोर्ट करने के लिए आपका ट्रस लगाया जाता है। प्राइमरी फंक्शन ऑफ रूफ ट्रस टू सपोर्ट एंड द रूफिंग एंड सीलिंग मटेरियल। एक्सटर्नल लोड कैरिड बाय रूफ कवरिंग आर ट्रांसमिटेड एंड रिएक्शन टू द वॉल्स और टू द सपोर्टिंग स्टैंचर। मतलब ऐसे आपके वॉल्स होंगे, है ना, और आपके दीवारों पे खड़ा होगा ट्रस, तो ये आपका जो भी लोड होगा पहले ट्रस लेगा, फिर ये ट्रस लेकर आपके कॉलम्स में या आपके वॉल्स पे ट्रांसफर करेगा। ठीक है, इन जनरल these loads are applied at the joints to make sure that truss don't undergo bending। अब देखो
ट्रस में बेंडिंग नहीं होती है। कैसे नहीं होती है? क्योंकि आपके जो लोड्स होते हैं, हम डिजाइन इसको ऐसे करते हैं, इस पे रूफ भी ऐसे ही बिठाया जाता है कि जो भी लोड लगे वो आपके जॉइंट्स पे ही लगे, जो भी लोड लगे आपके जॉइंट पे ही लगे और कहीं भी ना लगे। ठीक है, यहाँ पर नहीं लगना चाहिए, यहाँ पे लगेगा तो क्या होगा, बेंडिंग हो जाएगी। बेंडिंग हमें नहीं होने देनी है ट्रस में। ट्रस को हमने बनाया इसी तरह से है कि सिर्फ और सिर्फ एक्शियल लोड्स है, तो इसलिए जो भी आपका लोड आता है हमेशा जॉइंट्स पे आता है। ठीक है, रूफ ट्रसेस आर यूज एट प्लेसेस विच रिक्वायर स्लोपिंग रूफ, ऑब्वियसली बात है। स्लोपिंग रूफ्स आर नेसेसरी एट प्लेसेस वेयर रेनफॉल इज मोर एंड एट प्लेसेस वेयर स्नोफॉल इंक्रीज अकर्स। शिमला जाओ, नैनीताल जाओ, वहाँ घर देखो, घरों में रूफ ऐसा होगा। ठीक है, घूमने जाओगे ना इस बार, तो सब सिविल इंजीनियरिंग के चीजें देखना वहाँ पे। ठीक है, पहाड़ों पे जाओ, दिखेगा आपको। The roof trusses are also used in many single storied industrial buildings, मतलब वर्कशॉप और गोडाउन। मैंने बताया आपको, आप जैसे हमारा वो इंडस्ट्रियल बिल्डिंग नहीं है, पूसा में जो पार्किंग में इंडस्ट्रियल बिल्डिंग नहीं है, बट वहां पर क्या है, आपके बड़े बड़े कॉलम्स हैं स्टील के, उसके ऊपर ट्रस बैठा हुआ है और ट्रस के ऊपर रूफ बैठा हुआ है, तो वो एक रूफ ट्रस ही हो गया टाइप का। बाकी इंडस्ट्रियल बिल्डिंग देखनी है आपको, तो कोई भी वेयर हाउस हो, कोई फैक्ट्री हो, ठीक है, फैक्ट्री में जहां पर भी बहुत बड़ा ओपन एरिया होता है और वहां पे हम स्टोर करते हैं चीजों को, तो वहां पर हम बेसिकली ज्यादातर रूफ ट्रस यूज करते हैं। ठीक है, तो ये आपकी रूफ ट्रस की कुछ थ्योरी हो गई। ठीक है, आपको ये ध्यान रखना है। चलिए, अब ये रूफ ट्रस के कंपोनेंट्स हैं। ठीक है, कौन से कंपोनेंट है, टॉप कॉर्ड, बॉटम कॉर्ड, स्पैन, राइज। देखो स्पैन क्या है, स्पैन बेसिकली ट्रस के शुरुआत से लेकर ट्रस के एंड तक वो स्पैन है। कितना वो ऊंचा है उसको बोलते हैं राइज। ठीक है, और पिच क्या होता है वो हम देखेंगे। ठीक है, रेशियो ऑफ राइज टू स्पैन, बेसिकली राइज अगर एच है और स्पैन अगर एस है, तो एच अपॉन एस इज पिच। ठीक है, इसको हम पिच बोलते हैं। ठीक है, बेसिकली एक टाइप का स्लोप ही हो गया। ठीक है, चलिए, अब टॉप कॉर्ड, द अपर मोस्ट लाइन ऑफ मेंबर दैट एक्सटेंड फ्रॉम वन सपोर्ट टू द अदर थ्रू द एपेक्स इज कॉल्ड टॉप कॉर्ड। क्या है टॉप कॉर्ड, ये देखो, ये टॉप कॉर्ड दिख रहा है आपको, यहां से लेके एपेक्स तक ये मेंबर जो है, ये मेंबर, ये आपका टॉप कॉर्ड यहाँ पे लिखा ही हुआ है। ठीक है, टॉप कॉर्ड ऑल्सो नोन एज अपर कॉर्ड, इसको अपर कॉर्ड भी बोलते हैं। ठीक है, बॉटम कॉर्ड, लोअर मोस्ट लाइन ऑफ मेंबर ऑफ ट्रस एक्सटेंडिंग फ्रॉम वन सपोर्ट टू द अदर इज कॉल्ड बॉटम कॉर्ड। बॉटम कॉर्ड क्या है, ये यहां से लेके यहां तक, ये है बॉटम कॉर्ड। ठीक है, ये रहा बॉटम कॉर्ड। स्पैन, डिस्टेंस बिटवीन सपोर्टिंग एंड जॉइंट्स ऑफ अ ट्रस इज कॉल्ड स्पैन। ये एंड जॉइंट्स है। ठीक है, इनके बीच का डिस्टेंस स्पैन बोला जाता है इनको। व्हेन सपोर्टेड ऑन वॉल्स, डिस्टेंस बिटवीन सेंटर ऑफ बेयरिंग वुड बी कंसीडर्ड एज स्पैन। मतलब बेसिकली अगर यहाँ पे वॉल है कोई लगा हुआ, तो वॉल के सेंटर से लेके सेंटर तक जो डिस्टेंस है उसको स्पैन बोलेंगे तब। ठीक, चलिए, तो ये आपको दिख गया। और इसी को अगर ऊपर से देखोगे, समझ लो आप कोई चील हो और देख रहे हो उसको, तो आपको ऐसा दिखेगा ये। ठीक है, ऐसे बहुत सारे ट्रस लगे होते हैं। ठीक है, ऐसे बहुत सारे ट्रस लगे होते हैं और ट्रस के ऊपर रूफ खड़ा होता है और ये कॉलम होते हैं जिसपे ये सपोर्टेड होता है। ठीक है, बेसिकली ये आपका ट्रस, और ये ट्रस है आपका, ये आपका ट्रस है, ट्रस 1, ट्रस 2, ट्रस 3, ट्रस 4, और सपोर्ट किस पे है, कॉलम्स पे सपोर्टेड है। ठीक है, ऐसे बहुत सारे ट्रस है। ठीक है, और इनके ऊपर रूफिंग मटेरियल होगी। ठीक है, तो क्या होता है, ये आपका ट्रस होता है, इस पे हम चैनल सेक्शंस लगाते हैं लंबे लंबे, ये आपके चैनल सेक्शंस हैं, इन पे लंबे लंबे चैनल सेक्शंस लगाते हैं। इनको क्या बोलते हैं हम, परलिन। क्या बोलते हैं इसको, परलिन। ठीक है, यहाँ परलिन आ गया। और परलिन के ऊपर हम जो रूफिंग मटेरियल होता है वो लगाते हैं। ठीक है, जो रूफ होता है वो हम परलिन के ऊपर रखते हैं। ठीक, समझ में आई मेरी बात। और जो टॉप मोस्ट सेक्शन होता है उसको हम बोलते हैं रिज। ठीक है, अभी हम अगले स्लाइड में समझेंगे उसको। ठीक है, अब देखो पिच क्या था, पिच था राइज अपॉन स्पैन, राइज अपॉन स्पैन। ठीक है, अब अगर इसको हम कर दे राइज अपॉन स्पैन बाई 2, अगर ऐसा कर दे तो वो हो जाएगा स्लोप। ठीक है, तो सिंपल सी बात है, अगर बस यहां तक जा रहे हैं तो ये हो जाएगा स्लोप, और अगर हम पूरा ले रहे हैं तो हो जाएगा पिच। ठीक है, तो आपको बहुत इजी है, बहुत कॉमन सेंस है कि स्लोप जो होता है पिच का डबल होता है। ठीक है, द स्लोप ऑफ रूफ डिपेंड ऑन टेंजेंट ऑफ द एंगल दैट द प्लेन ऑफ रूफ मेक्स विद द हॉरिजॉन्टल। ये आपका स्लोप है। ठीक है, तो ये आपकी हाइट हो गई।
और ये आपका स्पैन बाई 2 हो गया, तो ये आपका स्लोप हो गया। ठीक है, इट्स स्लोप ऑफ रूफ इज इक्वल टू ट्वाइस द न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ पिच इन ऑल द केसेस। ठीक है, अब बे क्या है? बे आपका पोर्शन ऑफ रूफ ट्रस कंटेन बिटवीन एनी टू कंसेक्यूटिव ट्रसेस, मतलब ये ट्रस 1 ये ट्रस 2, इनके बीच का जो एरिया है इसको बोलते हैं हम क्या? इसको बोलते हैं बे। ठीक है, अब परलिन क्या होता है? परलिन horizontal beam spanning between two adjacent trusses. These are structural members subject to transverse loads and rest on the top chord. ये top chord है आपका, मैंने पता है top chord क्या होता है। top chord के ऊपर हम पर्लिन लगाते हैं, पर्लिन ऐसे लंबा लंबा जा रहा होता है पर्लिन। ठीक है, तो ये पर्लिन जा रहा है आपका। ठीक है, ये पर्लिन जा रहा है। ठीक है, द पर्लिन्स आर मेंट टू कैरी द लोड ऑफ द रूफिंग मटेरियल, मतलब इसके ऊपर हम रूफ को बिठाएंगे। रूफ क्या है? बेसिकली आपके जो एस्बेस्टो की शीट्स होते हैं, जो शीट लंबे ब्लू कलर की शीट्स होते हैं, अब कॉलेज के भी जाओगे अभी तो देखना आपका जो रूफ है, ब्लू कलर का रूफ जो है वो पर्लिन के ऊपर बैठा हुआ है। ठीक है ना, तो वो जो रूफ है, रूफ मटेरियल जो है उसका लोड पर्लिन उठाता है। ठीक है, अब रिज लाइन क्या है? रिज लाइन जॉइनिंग दी वर्टिसेस, बेसिकली ये जो वर्टिसेस है ये आपका वर्टेक्स है, सबसे बड़ा एपेक्स है, तो इसको ज्वाइन करने वाला इमेजिनरी लाइन, ऐसे एक और ट्रस होगा, फिर ऐसे एक और ट्रस होगा, उसको हम बोलते हैं रिज लाइन। रिज लाइन। ठीक है, आपके हिल्स में भी बहुत सारे हिल्स होते हैं, तो उनके बीच का जो ऊपर टॉप पोस्ट शिखर जो होता है, उन शिखरों को ज्वाइन करने वाला एक इमेजिनरी लाइन, उसको ब्रिज बोलते हैं। ठीक है, अब सैग टाई क्या है? सैग टाई इज अ टाई मेंबर, टाई है टेंशन मेंबर होगा, प्रोवाइडेड टू ज्वाइन द पीक ऑफ ट्रस एंड द मिडल टाई मेंबर, मतलब ये पीक है ट्रस का, पीक समझ लो, एपेक्स समझ लो, उसको मेन, उसको मिडिल टाई मतलब ये आपका मेंबर जो है इसको बोलते हैं बॉटम कॉर्ड बोल लो। ठीक है, इसी को बॉटम कॉर्ड को ही मेन टाई बोलते हैं। अब मेन टाई क्या है? देखो पूरा का पूरा है बॉटम कॉर्ड, यहां से लेके यहां तक है बॉटम कॉर्ड मेंबर। ठीक है, अब बॉटम कॉर्ड मेंबर का वो वाला पार्ट जहां पे कोई भी मेंबर आके नहीं जुड़ रहा है उसको बोलते हैं मेन टाई, तो ये आपका पोर्शन हो गया मेन टाई। ठीक है, यहां से लेके यहां तक ये फ्री है, कोई भी मेंबर आके नहीं लग रहा है उसको। ठीक है, तो इस वाले पोर्शन को और आपके ट्रस के एपेक्स को जोड़ने वाला मेंबर को कहते हैं सैग टाई। क्या कहते हैं? सैग टाई। क्या होता है बेसिकली? देखो अगर सैग टाई नहीं होगा तो आपका ऐसे डिफ्लेक्ट करेगा बॉटम कॉर्ड, है कि नहीं? और अगर सैग टाई होगा तो कैसे करेगा डिफ्लेक्ट? ऐसा करेगा। ठीक है, तो डिफ्लेक्शन कम हो गई। तो बेसिकली डिफ्लेक्शन को कम करने के लिए बॉटम कॉर्ड या मेन टाई कह लो, उसके डिफ्लेक्शन को कम करने के लिए हम सैग टाई लगाते हैं। ठीक है, द लेंथ ऑफ द मिडिल टाई यूज टू बी लार्ज, मिडिल टाई जो आपका मेन टाई होता है उसका लेंथ बहुत ज्यादा होता है। डिफ्लेक्शन ऑफ दिस मेंबर इज ड्यू टू सेल्फ वेट में बी लार्ज, व्हेन अ सैग टाई इज प्रोवाइडेड इट डिक्रीजेस डिफ्लेक्शन ऑफ द मिडिल टाई मेंबर। ठीक है, तो ट्रस कितने टाइप होते हैं, ट्रस में कैसे कैसे मेंबर होते हैं, और ट्रस के कौन से कंपोनेंट्स होते हैं वो मैंने आपको बता दिया आज। ठीक है, तो ये सिंपल पार्ट था, थ्योरेटिकल पार्ट था बस, इसमें न्यूमेरिकल कुछ नहीं आएगा। आपको अगर ट्रस के बारे में बताया जाता है तो 20 नंबर क्वेश्चन आ सकता है, जिसमें आपको पूरा पूरा ट्रस बनाना है, ये ट्रस बनाना है उसमें, और जितने मेंबर्स हैं उन सबको आपको एक्सप्लेन करना है। ठीक है, ये 10 पॉइंट हो गए, हर पॉइंट के 2 नंबर, 20 नंबर ऐसे बन गए आपके विद डायग्राम। ठीक है, तो ये आपका ट्रस है, प्रूफ ट्रस है बेसिकली। ठीक है, ठीक है, अब फिंग रूफ ट्रस जो होता है वो कितने स्पैन के लिए यूज होता है। ठीक है, बेसिकली आपको जो फिंग रूफ ट्रस है ये तो पढ़ना था हमको, टीसी को पढ़ रहे थे हम अभी तक, तो इसको कितने स्पैन के लिए यूज करते हैं? 6 to 9 मीटर के स्पैन के लिए यूज करते हैं। इज फाउंड टू बी इकोनॉमिकल सैटिस्फैक्टरी फॉर ऑर्डिनरी बिल्डिंग्स के लिए जहाँ पे रूफ्स लगाना होता है वहां पर हम फिंग रूफ ट्रस लगाते हैं। फिंग रूफ ट्रस आर मेड ऑफ स्टील, ऑब्वियसली बात है। लेंथ ऑफ कंप्रेशन मेंबर आर स्मॉल, ऑब्वियसली बात है, कंप्रेशन मेंबर में बकलिंग होगी तो लेंथ को कम रखेंगे। फिंग ट्रसेस आल्सो कॉल्ड फ्रेंच रूफ ट्रस, बेसिकली फ्रांस में सबसे पहले इसका इजाद हुआ था, इसलिए इसको फिंग रूफ ट्रस बोलते हैं। फिंग ट्रस कंस्ट्रक्टेड बाय ड्राइंग परपेंडिकुलर टू एंड फ्रॉम सेंटर ऑफ टॉप लेफ्ट एंड राइट कॉर्ड्स एंड अंटिल दे मीट द लोअर कॉर्ड। ठीक है, सबसे पहले ट्राइंगल बनाना है आपको और इसमें परपेंडिकुलर ड्रॉप करना है और फिर उसको एक्सटेंड करना है कहाँ तक? बॉटम कॉर्ड तक। तो ऐसे आपके फिंग रूफ ट्रस बनाते कैसे हैं उसका तरीका है ये। ठीक है, तो ये आप बना सकते हो बहुत सिंपल तरीके से, कोई इसमें वो नहीं है। इसमें एक कैसे बनाओगे? पहले ट्राइंगल बनाया, फिर एक पॉइंट लिया, ये आपके डिस्टेंस गिवन रहेगा। ठीक है, यहाँ परपेंडिकुलर ड्रॉप किया, इसको ज्वाइन किया, फिर यहाँ परपेंडिकुलर ड्रॉप किया, इसको ज्वाइन किया, परपेंडिकुलर ड्रॉप किया,
यहाँ पे ज्वाइन किया, ये सब परपेंडिकुलर है, ठीक है। यहाँ परपेंडिकुलर ड्रॉप किया, इसको ज्वाइन किया, फिर इनको एक दूसरे से ज्वाइन किया, ठीक है। तो आपका फ्रैंक ऑफ ट्रस्ट ऐसे बन जाता है, ठीक है। और परलेन आपका सी टाइप भी हो सकता है, चैनल सेक्शन भी यूज कर सकते हो परलेन के लिए, एंगल सेक्शन भी यूज कर सकते हो और आई सेक्शन भी यूज कर सकते हो, ठीक है। बट मोस्ट प्रिफर्ड आपका चैनल सेक्शन ही होता है परलेन के लिए, मोस्ट प्रिफर्ड सेक्शन आपका चैनल सेक्शन ही होता है, ठीक है। अब कनेक्शन कैसे होते हैं आपके, गजेट गजेट प्लेट कहाँ पे होता है, ठीक है। गजेट प्लेट जहाँ पे आपके एक से ज़्यादा मेंबर आ रहे हैं, तो वैसे बात है वहाँ पे गजेट प्लेट जरूरत पड़ेगी पड़ेगी। तो ये आपका देखो, आपको दिख रहा है यहाँ पे गजेट प्लेट बहुत बड़ा सा, यहाँ पे एक मेंबर यहाँ से आ रहा है, एक मेंबर यहाँ से आ रहा है, ठीक है। तो गजेट प्लेट कहाँ पे लगाते हैं, क्यों लगाते हैं, आपको ऑलरेडी पता है, ठीक है। तो ट्रस्ट में कहाँ कहाँ लगाते हैं उसके बारे में यहाँ पे गिवन है, ठीक है। चलिए फिर तो ट्रस्ट खत्म होता है हमारा आज, ठीक है। आपको प्लेट कटर रिवाइज करा दिया, कंप्रेशन में जो भी डाउट थे क्लियर हो गए हैं आपके, और ट्रस्ट में रिवाइज करा दिया आपको। और असाइनमेंट 3 असाइनमेंट आएंगे, मैंने पहले बता दिया, कंप्रेशन मेंबर का, टेंशन मेंबर का और प्लेट कटर का, ठीक है। असाइनमेंट आपको करना है, उसी से प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है। आप ये मत सोचिए कि टाइम वेस्ट होगा उसमें, वही क्वेश्चन वैसे ही क्वेश्चन आएंगे आपके, तो वैसे ही प्रैक्टिस करना है आपको, उसी क्वेश्चन से प्रैक्टिस करना है, ठीक है। बाकी आज के जो वीडियो रिकॉर्ड हो गई है वो आपको मिल जाएगी, ठीक है। चलिए, तो क्लास को मैं एंड करता हूँ, यहाँ पे स्टॉप कर रहा हूँ रिकॉर्डिंग।